हैरान हुआ जब उसने मार्क जकरबर्ग के 5-6 दोस्तों को ऐड कर लिया अपने फेसबुक पे और उनमें से एक उसका क्लाइंट है। ओह माय गॉड। वो भी काम किए जाते हैं जो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सही। तो मैं कहता हूँ ये इन्हीं कामों ने तो आपको अपलिफ्ट करना है कि ये बंदा कामयाब हुआ, ये हुआ, ये एक मंथ में इतने पैसे कमा रहा है, ये इतने कमा रहा है, तो उसकी वो सिर्फ उसका आज देख रहे हैं। यूट्यूब ने उसको अपने माइंड में या अपने मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रख लिया। अब यूट्यूब ने देखा एक विजिटर आ गया, ठीक है, जिसको दूसरा उसका टाइटल, ठीक है, क्या टाइटल वाकई रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो भी यूट्यूबर जहाँ गलती करते हैं वो यही सबसे बड़ी गलती मुझे ये लगती है कि आगे कंटेंट व्हाटएवर कुछ भी आपने हुक लगा ली है पहले 30 सेकंड के अंदर अंदर, यानी कि यूजर आया 2019 में अमेरिका के अंदर फेसबुक को $5 मिलियन पेनल्टी के तौर पे पे करने पड़े कैंपेन की। अच्छा। और फेसबुक के सिस्टम को ऑलमोस्ट आप समझे उनके सिस्टम को समझते हुए उसको हाईजैक किया। अगर आप यूट्यूब से पैसे कमाने आ रहे हैं फिर आप ऐड ना लगाएं। उधर चला गया, उधर एक ऐप का नाम नजर आ गया, अच्छा मैं उसको उधर जाके ढूंढूं, उधर मिले ना, सेटिंग में मौजूद है। रहकर यूट्यूब से डॉलर्स कमा सकते हैं। मैं तो दोनों से कमा रहा हूँ। सही। अपना ऐड अकाउंट ओपन किया, उसमें एक कैंपेन चल रही है, अच्छा, जिसपे $700+ यूज हो चुके हुए हैं। और मैं शॉक्ड, मैंने कहा यार ये कितने हो गए। मैंने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। नाज़रीन किराम, आज की पॉडकास्ट आप तक पहुंचाने में ना तो फैशन मरकज़ आसमी इंटरनेशनल और कानून और अवाम का हाथ है, इसके इश्तराक से आप तक पहुंचाई जा रही है। आज की पॉडकास्ट भी बाकी पॉडकास्ट की तरह इंतहाई अहमियत की हामिल है। मेरे आज के जो गेस्ट हैं इंतहाई इंटेलेक्चुअल हैं, और लेकिन उनकी जानिब जाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि माशरे में जो इंसान अपना किरदार पॉजिटिव किस्म का निभाने की कोशिश करता है, उसका किरदार अच्छा होता है, उसको हमेशा से जाना जाता है और वो अच्छे अल्फाज में याद रखा जाता है। तो इंतहाई इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, इंतहाई चार्मिंग, मैं इनको कहा करता हूँ कि आप बड़े ही हम्बल और काइंड हैं, और आईटी एक्सपर्ट, सोशल मीडिया एक्सपर्ट और मार्केटिंग एक्सपर्ट जनाब आबिद अय्यूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच हुज़ैफ़ा। सर आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया और इतनी अच्छे अल्फाज से नवाजा। वैसे एक्सपर्ट रहने दें, अभी तो हम सीख रहे हैं। सर आप एक्सपर्ट हैं, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, रोज़ सीखते हैं माशाल्लाह। ये तो अच्छी चीज़ है कि इंसान जो है एक प्रोसेस से गुजर रहा होता है। तो मैं बताता चलूँ कि सर जो हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ साथ जो है वो लोगों तक जो है वो बड़े अच्छे पैगामात पहुंचा रही हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये देखिए कि मैं स्टार्ट यहाँ से लेता हूँ कि आप पहले जो है वो कैमरा के सामने नहीं आते थे, लेकिन अब लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आप सामने आना शुरू हुए हैं। नहीं, मैंने बस 1-2 सेशन जो हमारे उधर ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन में हुए हैं जी, वहीं किया, और फिर मैं तायब भी हो गया हूँ। ज़बरदस्त, जल्दी तायब हो गया हूँ। अच्छा। कि मैं यही चाहता हूँ कि ना ही आऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसलिए ज़बरदस्त यही कहा क्योंकि मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी थी, तो उसमें आपने कहा था कि मुझे पता चल जाता है कि मैं इसी चीज़ के लिए अगर फिट नहीं हूँ, मेरा दिल नहीं करता तो मैं नहीं करता। दिल नहीं करता, मज़ा ना आए तो। लेकिन आप देखें कि अच्छा ठीक है, अब अपनी भी बात भी है, लेकिन अवाम अच्छा समझ रही है आपको, आपका वे ऑफ डिलीवरिंग अच्छा था, वो है भी। किए हैं, मगर चलें इसको छोड़ दें। ठीक है सर। आप जो है वो अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि उसमें एक्सपर्टीज़ ले लेना किसी चीज़ की, वो एक आपकी एक आज़ी का एक अलग से लेवल है कि आप उसको जो है ना स्टूडेंट ही समझ रहे हैं। लेकिन देखें, एक प्रोसेस से गुजरने के बाद एक इंसान इस मुकाम पर आता है कि पीछे देखता है तो फिर जानता है कि अच्छा मैंने यहाँ पर गलतियाँ भी की, मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर बहुत अच्छा सीखा। तो वो जर्नी में आपकी जो है ना वो जानना चाह रहा हूँ। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो यहाँ मेरी जर्नी 2010 में शुरू हुई, ठीक, जब मैंने ग्रेजुएशन की और मैं इल्म की दुनिया, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजुकेशनल वेबसाइट है, वहाँ मैंने जॉब शुरू किया था, कंटेंट राइटर। ज़बरदस्त। और अल्लाह का ऐसा फजल हुआ कि पहले वहाँ ही पता चल गया कि मैं नहीं लिख सकता अच्छा। तो मैंने कहा यार अब नौकरी तो इसी चीज़ की मिली है, तो क्या करूँ। तो मैंने उसके वे आउट ढूंढने शुरू किए। तो मुझे पता चला कि मैं थोड़ा सा ऑफिस से बाहर अगर कुछ करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकूँगा। सही। और उसके लिए फिर हमने यूट्यूब चैनल बनाया इल्म की दुनिया में। अच्छा। और उसकी कैमरा, यू आर द फर्स्ट वन जिन्होंने ये बनाया था यूट्यूब चैनल। वेबसाइट पहले से थी। ठीक। तो इल्म की दुनिया का यूट्यूब चैनल पे काम शुरू किया। ओके। फिर मसला था कि उसके लिए वहाँ वीडियोस क्या आनी है, उसके लिए इंटरव्यूज़ करने शुरू किए लोगों के, सही, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स
और एजुकेशन से रिलेटेड दूसरे लोगों के इंटरव्यूज शुरू किए। सही। तो मकसद यही था, जो ऑब्जेक्टिव होता था उस वक्त, कि इसके थ्रू हम जो हमारी रिलेटेड ऑडियंस है उन तक पहुंचा जाए, उनको बताया जाए कि इल्म की दुनिया की एजुकेशन वेबसाइट है और आपके स्टूडेंट्स को यहाँ आने का क्या फ़ायदा हो सकता है। सही। तो वो अच्छा चलता रहा और उसमें बड़ा काम किया। वहाँ बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए और बहुत सारे लोगों के लेक्चर्स रिकॉर्ड भी किए। एडिटर के अलावा वहाँ उस यूट्यूब चैनल के सारे कामों के फ़राइज़ मैं खुद ही सर अंजाम देता था। अच्छा। वो लाइटमैन भी मैं ही होता था, कैमरा वाला भी मैं ही था, और फिर उसकी एसईओ करना और उसकी टाइटल डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ सब कुछ मैं खुद ही करता था। और साथ साथ एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी। मैं आज भी कहूँगा कि मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ गुलाम अली साहब, जो सीईओ हैं इल्म की दुनिया के, उनका, कि उन्होंने मुझे हमेशा फ्री हैंड दिया। सही। मैंने इल्म की दुनिया ऑफिस, मैं कहता हूँ कि वो मेरा वो प्ले ग्राउंड था जहाँ मैंने हर तरफ चौके छक्के लगाए, खुल के खेला। और मेरा दिल किया मैं जो मर्जी करूँ, उन्होंने करने दिया। और उस जो मर्जी की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर अल्टीमेटली सोशल मीडिया मार्केटिंग, और सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी वीडियो मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ और मैं इसी में काम करता रहा और बस उसी को आज लेके यहाँ तक आ गया हूँ और इसी फील्ड में हूँ। एजुकेशन में सोशल मीडिया मार्केटिंग या पर्सनल ब्रांडिंग कह लें, ये मेरी दो नीश हैं और इसी नीश के अलावा मैंने किसी में काम नहीं किया। छोटे मोटे थोड़े बहुत काम किए होंगे, मगर जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी विजडम है, वो इन्हीं दो चीज़ों में है। सही। वीडियो मार्केटिंग और एजुकेशन नीश और पर्सनल ब्रांडिंग में। ज़बरदस्त। अच्छा, वो जो एक्सपीरियंस था, एज यू सेड कि आप लाइट मैन भी आप ही थे, उसके बाद सारा कुछ और खुल के खेलने वाली बात जो है, मतलब कि उससे अकेला ही था ना, तो खुल के खेलना था, लगे रहते थे, मतलब उस पर एक्सपीरियंस बहुत जो है ना वाइड मिल जाता है। डेफिनेटली बहुत एक्सपीरियंस था। और मैं अभी भी अगर किसी से बात हो जो ख़ासतौर पे नया इस फील्ड में आ रहा है, तो मैं उसे कहता हूँ कि काम से कभी नहीं, क्योंकि अभी मैंने कई दफ़ा कुछ लोगों को देखा मेरे इर्द गिर्द, उनको एक कंप्लेन होती है कि मेरे ऑफिस में मुझे ना वो भी काम कहे जाते हैं जो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सही। तो मैं कहता हूँ ये इन्हीं कामों ने तो आपको अपलिफ्ट करना है। ये आपको जो एक्सपीरियंस देंगे ना, ये दूसरों से मुख्तलिफ करेंगे आपको। सही। मुझे अपने जो हमारे बॉस थे गुलाम अली साहब, उनका एक जुमला आज भी याद है। पता नहीं कोई बात हुई किसी एम्प्लॉय के हवाले से, मैंने उसकी साइड ली तो उन्होंने मुझे ना बैठा के बताया। उसने कहा तुम्हें पता है इस ऑफिस में तुम्हारे अलावा 3 लोग और हैं जो एसईओ करते हैं। मैंने कहा जी पता है। कहते तुम्हें पता है तुम्हारी सैलरी उनसे 3 गुना ज़्यादा है। मैंने कहा ये भी पता है। कहते तुम्हें पता है क्यों ज़्यादा है। मैंने कहा ये नहीं मुझे पता। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तुम्हें पता है कि वो तुमसे ज़्यादा एक्सपर्ट है इस काम में, अगर सिर्फ एसईओ की बात की जाए। तो मैंने कहा हाँ ये भी पता है। तो सैलरी क्यों ज़्यादा है तुम्हारी। तो उन्होंने कहा सिर्फ वन एंड ओनली एक ही चीज़ है, वो है एहसास जिम्मेदारी। कि मैं जब तुम्हें कोई काम कह दूँ ना, मैं फ़िक्र ज़िक्र से आज़ाद हो जाता हूँ को मुझे पता है कि ये काम कर दे। और दूसरा इनिशिएटिव लेना, ये बड़ी बात है। और मेरे लिए ना ये बड़ी लर्निंग थी ये वाला जुमला। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ और बाद में मैंने ये जुमला भी पढ़ा, हज़रत अली के नाम से मंसूब भी है जी। कि अगर आप किसी इंसान की कीमत का तयन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वो कितना कीमती है, तो उसमें कितना एहसास जिम्मेदारी पाया जाता है वो देख लें। सही। तो फिर मैंने उसकी लाइव एग्जांपल ये देखी कि एक ओनर जो मुझे पैसे दे रहा है वो ये कह रहा है कि मैं इसलिए पे करता हूँ कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें क्या है कि मैं आज़ाद हूँ। और ये क्यों होता है, वो इसलिए है कि मैं, उन्होंने जो भी काम करना है मैंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ उस फील्ड में किया होगा। सही। अच्छा, उसमें क्रिएटिविटी करना आसान हो जाती है। अच्छा, एक तो क्रिएटिविटी करना आसान होती है, दूसरा जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि आप ना सोल्यूशन प्रोवाइडर हो जाते हैं। लाजमी नहीं है कि अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में हूँ, तो मार्केटिंग का कोई इशू है, मैं उसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, ये तो हो ही जाएगा। मगर इससे अलग कोई बात मुझसे कोई शेयर कर दे, मेरा माइंड इस तरह सोचेगा कि उसका कोई ना कोई सोल्यूशन सामने आ जाएगा। आप मेरे सामने मसला लेके आएंगे तो मैंने ना ये नहीं सोचना कि ये मसला क्यों हुआ है, मैंने पैनिक, मेरा माइंड पैनिक होगा ही नहीं। सही। ना ही वो उस मसले की नोयत, जिसे कहते हैं ना कि वो लोग अक्सर कहते हैं कि आप इसकी नोयत ही नहीं समझ रहे कितना अहम है, मेरे माइंड में फ़ौरन आएगा अब क्या करना है। सही। ये तो हो गया, अब क्या करना है, इस वक्त क्या करना है, सोल्यूशन क्या है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो आदत है आपका सोल्यूशन ओरिएंटेड होना, ये भी शायद मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ कामों से,
गुजर के आता है, तो वो मुझे ये लगता है कि मुझे वहाँ से आई है। मेरी एक वन एंड ओनली अगर मैं कहूँ कि रीज़न जो मेरी सक्सेस की या मेरे जो कुछ मैंने अचीव किया उसकी वजह अगर कहूँ तो वो ये ज़रूर है कि मैं सोल्यूशन पे सोचता हूँ। अच्छा, ये इस थिंकिंग की वजह से और इन सारे लवाजमात की वजह से अच्छा लीडर बना जा सकता है? डेफिनेटली। अल्टीमेटली उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, मगर मेरे ख्याल में एक लीडर में अगर एहसास जिम्मेदारी होना और वो सोल्यूशन प्रोवाइडर होना कि वो कोई मसला उसके सामने आए उसका हल वो तलाश कर ले, वो होना ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी उसकी खूबियाँ होनी चाहिए, मगर ये दो डेफिनेटली ज़रूरी हैं। बिल्कुल सही। अभी आप जो है वो करंटली कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ अटैच हैं? जी, मैं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट हेड हूँ और सारा सोशल मीडिया में देख रहा हूँ। और ये सारा कुछ वो एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके जो है वो वहाँ डेफिनेटली ज़बरदस्त। अच्छा, चलें हम इस जाननी बात हैं कि आप यूट्यूब एक्सपर्ट हैं और उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। हमारी आवाम ज़्यादातर ये चाहती है कि हम सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं, तो क्यों ना हम भी जो है ना अपनी एक्टिविटीज़ जो फर्दर हैं उसके साथ साथ जो है ना अर्निंग की तरफ चले जाएं। और वो जो है चूँकि हमारे पास इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन उसमें ना बड़ी जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्या यूट्यूब उनको मौके नहीं देता सही तरह से, या सोशल मीडिया गिराता है उनको? अच्छा, इसमें ना एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जी। वो ये है कि ये जान लेना कि यार सोशल मीडिया पे पैसे कमाना जितना हम आसान समझते हैं वैसे नहीं है। अच्छा। ये नहीं है कि हमने आज काम शुरू किया और कल आना शुरू हो जाएगा। इसमें आसान क्या चीज़ है वो ये है, शायद इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। इन्वेस्टमेंट क्या है कि एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, अच्छा लैपटॉप चाहिए और एक बंदा जिसने काम करना है वो चाहिए। सही है। और उसकी विल चाहिए। शायद इन्वेस्टमेंट वैसे नहीं लगनी जैसे हम यहाँ कोई एक शॉप खोलना चाह रहे हैं या कोई और बिजनेस कन्वेंशनल बिजनेस करना चाह रहे हैं, वैसे नहीं। मगर इसकी इन्वेस्टमेंट क्या, आपका टाइम है और आपकी वो डेडिकेशन है और आपकी वो मुश्किल मजाजी है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं देंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। दुनिया में कोई भी बिजनेस कर लें वो नहीं होता। आज हमारे सामने जो एग्जांपल्स आती हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो लोग एग्जांपल्स देख लें ऑनलाइन की कि ये बंदा कामयाब हुआ, ये हुआ, ये एक मंथ में इतने पैसे कमा रहा है, ये इतने कमा रहा है, तो उसकी वो सिर्फ उसका आज देख रहे हैं। यस, उसकी पिछले 5 साल पहले की मेहनत नहीं देख रहा। उसने वो जो रातें जागी हैं वो नहीं देख रहे। वो कितने कितने दिन नहीं सोया अपने क्लाइंट के काम की वजह से, वो नहीं उन्हें को पता। वो जब इंटरनेट पाकिस्तान में बंद हुआ था और वो जिस डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में था वो किसी को नहीं पता। बड़ा नुकसान हुआ था। ठीक है, अगर उसका घर में लाइट चली गई है और उसने एक क्लाइंट का काम डिलीवर करना है और वो अपने दोस्त के घर जाके काम डिलीवर करने के लिए वहाँ बैठ के सारी रात बैठ के उसका काम कर रहा है, ये किसी को नहीं पता चलेगा। उनको बस ये पता चलेगा कि आज उसने एक गाड़ी खरीद ली है। क्योंकि डेफिनेटली मैं भी हूँगा तो मैं अपनी कामयाबियों की स्टोरियाँ ही शेयर करूँगा। मैं अपने वो मसले जो मैंने फेस किए हैं वो मैं पब्लिक नहीं करूँगा, कोई भी नहीं करता। मगर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मसले नहीं आते, बहुत मसाइल हैं। और हम जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ तो सबसे बड़ा मसला पेमेंट का है। फिर दूसरी बड़ी मसला हमारा ट्रस्ट का है। मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करता, आप मुझ पे नहीं करते। हमें एफर्ट करना पड़ती है एक दूसरे को ये बताने के लिए कि भाई मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ। हमें पूरी मेहनत करना पड़ती है अगले बंदे को ये बावर कराने के लिए कि भाई तुम मुझ पे एतबार कर सकते हो। और अंदर से मैं खुद भी डर रहा होता हूँ कि मैं इस पे करूँ कि ना करूँ। हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं और उस सोसाइटी में रह के एक दूसरे के साथ बिजनेस करना, मैं कहूँगा ये कामयाबी है। बेशक आप छोटे लेवल पे कर रहे हैं बहुत, और ये सारे मसाइल हैं। और आप ऑनलाइन किसी का काम करते हैं, वो काम करवा के गायब भी हो जाता है, वो प्रोफाइल डीएक्टिवेट हो जाता है, वो बंदे का नंबर बंद हो जाता है, वो बंदा हमें ब्लॉक पे लगा देता है। ये सब कुछ होते हैं। ये सारे मसाइल किसी को नज़र नहीं आएंगे मगर ये मौजूद हैं। अब वो जो सिर्फ किसी की कामयाबी की स्टोरी देख के आता है और फिर ये सारे मसाइल जब 1 बाय 1 हमला करते हैं और वो इनसे लड़ता है, तो कुछ तो इसको कामयाब हो जाते हैं और वो डीमोटिवेट नहीं होते, मगर कुछ डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो थक जाते हैं और इसको क्विट कर देते हैं। सही। तो फिर वो समझते हैं कि लोग झूठ बोलते हैं। असल में कामयाबी है मगर ये मसाइल भी हैं, उसको मद्देनजर रखें ना। हाँ, मद्देनजर रखना पड़ेगा। सर आपने कहा ना डेडिकेशन चाहिए, वो तो एक इंसान की जिबिल्लत के अंदर भी कहीं ना कहीं है, इंसान के लिए भी रखी गई है। इंसान के लिए आपने एक पैगाम के तौर पे बात की, लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि बहुत से लोग डेडिकेशन के साथ काम कर भी रहे हैं
एक टाइम पीरियड के बाद वो देखते हैं कि मेरी इतनी मेहनत है, मैंने एजुकेशन के ऊपर इतना काम किया, मैंने बाकी चीज़ों के ऊपर इतना काम किया। अगर लोग व्लॉग देखना चाहते हैं, मैंने वो व्लॉगिंग बड़ी अच्छी कर दी, लोग पॉडकास्ट देखना चाह रहे हैं, मैंने पॉडकास्टिंग कर ली। लेकिन एक वक्त आता है उसको रीच उस लेवल की नहीं मिलती है जो बाकी लोगों को मिल रही होती है। तो इसके पीछे यूट्यूब की क्या स्ट्रेटजी है, यूट्यूब क्या कहता है? देखिए, हम अगर यूट्यूब की बात करें ना, जी सर। जो मैंने, ये मेरी लर्निंग है, इसमें शायद कोई गलती भी हो, मगर मैंने आज तक, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद कोई एक आधा ही यूट्यूब चैनल मिला होगा जो इस फार्मूले पे अमल कर रहा हो और वो कामयाब ना हो। अच्छा, वो क्या है? वो ये फार्मूला है कि आपने सबसे पहली चीज़ ये अपने आप को बावर करवानी है कि यूट्यूब को आपकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? कि एक बंदा उसकी एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे आया है, आपने उसको रोक के रखना है। सही है। यानी कि आप वो एक चौकीदार हैं, आप एक उस बंदे की तरह गेट के ऊपर खड़े हुए हैं जो अंदर एक विजिटर आ गया उसकी वेबसाइट के ऊपर या उसकी एप्लीकेशन के ऊपर, जिसको अब आपने बाहर नहीं जाने देना। सही है। हर कंटेंट क्रिएटर की यही एक एग्जांपल है। अब आपने उसको रोकना कैसे है? यूट्यूब क्या करेगा? जब आप वीडियो अपलोड करेंगे, वो आपकी वीडियो के बारे में एक राय कायम करेगा। क्या राय कायम करेगा? वो कहेगा यार ये वीडियो एक्सरसाइज के बारे में है, सही है, सपोज कर रहे हैं, और ये वीडियो डायबिटीज के पेशेंट के लिए है। यस, ठीक है, दो चीजें मैंने अभी की, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। जी। तो उसने ये दो चीजें देखी कि डायबिटीज का कोई पेशेंट, उसके लिए एक्सरसाइज की टिप्स इस वीडियो में दी गई हैं। अब यूट्यूब ने उसको अपने में माइंड में या अपने मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रख लिया। अब यूट्यूब ने देखा एक विजिटर आ गया, ठीक है, जिसको डायबिटीज है, या अब उसने आइडेंटिफाई कैसे करना है? उसने आइडेंटिफाई करना है उसकी सर्चिस से। उसने पीछे क्या कंटेंट देखा है, उसने देखा कि ये डायबिटीज से रिलेटेड कंटेंट देखता है और एक्सरसाइज से रिलेटेड भी देखता है, उसने वो वीडियो से दिखा देनी। सही है। अब वो वीडियो उसको जाएगी। सही है। अब सपोज करते हैं कि आपकी वीडियो वाकई इस बारे में है, वो बंदा देखे होगा यार ये वीडियो जरूर देखो, वो उस पर क्लिक करेगा, क्लिक की रेशो ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि रिलेटेड चीज नजर आई है ना, तो क्लिक की रेशो ज्यादा होगी। उसके बाद वीडियो में जाएगा बंदा, पूरी वीडियो, मैक्सिमम पूरी तो नहीं मगर ज्यादा से ज्यादा टाइम उसको देगा क्योंकि उससे रिलेटेड है। अब इसी का केस का डिफरेंट एक और सिनेरियो क्रिएट करते हैं। उसने वीडियो के बारे में यही राय कायम की कि ये डायबिटीज और एक्सरसाइज के बारे में है, मगर एक जो विजिटर आया, जब उसने उस पर क्लिक किया तो उसने देखा ये वीडियो तो है सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में, डायबिटीज की नहीं है, सपोज कर रहे हैं, या ये वीडियो है कि हमने मॉर्निंग में हमें को स्ट्रेचेस कैसे करने चाहिए। सही है, मगर वो वीडियो डायबिटीज वाले पेशेंट को चली गई है, वो नहीं देखेगा। इससे भी वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? वो वीडियो ना एक्सरसाइज के बारे में हो ना डायबिटीज के बारे में हो, फिर वो वीडियो जनरल हेल्थ की हो। सही है, मगर यूट्यूब के एल्गोरिदम ने आपकी कुछ गलती की वजह से उसको पहुंचा दी, आइडेंटिफाई, उसको कुछ और कर लिया। सही है। वहाँ कोई इंसान तो बैठा नहीं है ना जिसने दिखानी है, मशीन है। तो हमारा काम पहला क्या बनेगा? ये सारी डिस्कशन को अगर सम अप करें, हमारा पहला काम बनेगा कि हमने यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये समझाना है मेरी वीडियो क्या है। अब वो समझाना कैसे है? पहला काम, आपने उस वीडियो के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंग्लिश में सर्च करते हैं, इंग्लिश से मुराद जैसे अगर मैं कहूँ पेरेंटिंग या एक्सरसाइज फॉर डायबिटीज पेशेंट, तो आप इस तरह के वर्ड्स अपनी वीडियो में बोलें। सही, या कुछ भी इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हो सकते हैं वो अपनी वीडियो में बोलें, ताकि ज़्यादा बोलें। अच्छा, दूसरे वर्ड से ज़्यादा बोलें, ठीक है, ताकि जब उसका एल्गोरिदम उस वीडियो को सुन रहा हो तो वो उसमें से कीवर्ड निकाल ले कि यार ये वाला वर्ड इसने 15 दफ़ा बोला है, इसका मतलब है कि ये वीडियो इस चीज़ के बारे में है। दूसरा, उसका टाइटल, ठीक है, क्या टाइटल वाकई रिफ्लेक्ट कर रहा है? एक ABC बंदा जिसने वो वीडियो नहीं देखी, आप उसको टाइटल भेजें और अगर वो सही आइडेंटिफाई करे कि वाकई ये वीडियो वही है जो इस टाइटल से लग रही है, वो आपको बताए और आप कहें हाँ वाकई इसने सही आइडेंटिफाई किया, ना कुछ ज़्यादा किया है ना कुछ कम किया है। इसकी एग्जांपल एक और मैं दे देता हूँ कि अगर आपने आईफोन 15 प्रो मैक्स की स्पेसिफिकेशन पे बात की है जी, तो सिर्फ स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, आगे प्राइस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मगर अमूमन हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं यार हर चीज़ पा दो, कीवर्ड्स में, टाइटल में, हर कीवर्ड डाल दे ताकि रीच ज़्यादा होगी। डेफिनेटली रीच ज़्यादा हो जाएगी।
मगर उस रीच के ज़्यादा होने का नुकसान क्या होगा कि आपके उस वीडियो के थंबनेल के ऊपर जो क्लिक की CTR है, क्लिक थ्रू रेट है, वो कम होगा। सही। फिर वो कम होगा, उससे आगे रिलेटेड क्या होगा, क्योंकि यूज़र आपने गलत लेके आए हैं जिसको उस वीडियो की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो भी पूरी नहीं देखेगा। जब वो लाइक वीडियो उसको सारा कुछ पहले ही बाहर ही बता दिया है, हाँ वो अंदर नहीं जाएगा। नहीं बाहर नहीं। देखें, आप 50 बंदे लेके आए हैं जी वीडियो के ऊपर, जी। यूट्यूब के सिस्टम को समझ के 50 के 50 रिलेटेड है, हम्म तो उसमें आपका दो चीज़ें हमने बढ़ानी है। एक CTR हम्म, कि थंबनेल के ऊपर कितने क्लिक हुए हैं, उसकी रेशो क्या है। ठीक। दूसरा एवरेज वॉच टाइम, यानी कि वीडियो कितनी देखी है। सही। जब कम लोग आए हैं, 50 आए हैं, मगर वो रिलेटेड हैं, तो आपका CTR भी ज़्यादा होगा और आपकी जो वॉच टाइम रेशो है वो भी ज़्यादा होगी। इसकी बजाय आप हर तरफ से बंदा ले आए हैं, आप हेल्थ वाला भी ले आए हैं, आप डायबिटीज़ वाला भी ले आए हैं, आप लंग्स के कोई पेशेंट हो वो भी ले आए हैं, कुछ और वट लोगों को, तो वो 5000 बंदे ने देख लिया, मगर क्लिक कितनों ने किया, वो रेशो कम हो जाएगी। पहले ही CTR कम हुआ, फिर उसके बाद क्योंकि वो रिलेटेड नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने वैसे ही क्लिक कर दिया था कि उनके सामने आई थी, तो उसमें एवरेज वॉच टाइम रेशो भी कम हो जाएगी। जैसे ये दो रेशो कम हो गई जी। उसका एल्गोरिदम क्या हिसाब लगाया कि यार 5000 बंदे को भेजी थी, 100 बंदा आया, पहले ये रेशो इतनी कम है, उसके बाद उनमें से किसी ने इसको 20% भी नहीं देखा, इसका मतलब ये वीडियो क्वालिटी कंटेंट नहीं है। उनका सिस्टम ये आइडेंटिफाई करेगा ये क्वालिटी कंटेंट नहीं है। इसकी बजाय जब 50 बंदे आए हैं, उनकी रेशो CTR भी ठीक है और उनका एवरेज वॉच टाइम भी ठीक है, वो कहेगा यार ये वीडियो बड़ी क्वालिटी है, 100 बंदों को और दिखा दो, यूट्यूब के। हाँ सही है। वो अगले 100 को दिखा देगा, वो भी ठीक आए हैं, वो अगले 100 को दिखाएगा, वो अगले 1000 को दिखाएगा। जब तक वो आपके चैनल के नॉर्मल एवरेज वॉच टाइम और CTR को नहीं मैच कर देता, तब तक वो नए लोगों को दिखाता रहेगा। सही। तो आप जो भी यूट्यूबर जहाँ गलती करते हैं, वो यही सबसे बड़ी गलती मुझे ये लगती है कि वो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक ये होती है कि वो गलत ऑडियंस तक पहुंच रहे होते हैं। अच्छा, क्या यही वजह कि लोग कहते हैं फिर लिंक नहीं शेयर करना चाहिए था? हाँ, ये मैंने इसके ऊपर बड़ी दफ़ा स्टेटस पोस्ट लगाए हैं कि लिंक किसी को ना शेयर करें, ना व्हाट्सएप पे करें, ना फेसबुक पे करें, कहीं कोई लिंक ना शेयर करें। और अगर कोई करता ये रहा मैंने है, तकरीबन 2-3 साल पहले इसके ऊपर फेसबुक पे ब्लॉग लिखा पूरा, अच्छा, और बड़े लोगों ने मेरे से इस पे ना रब्ता किया, यार हम तो बड़ा शेयर करते हैं, हम तो ग्रुप्स में व्हाट्सएप में भेजते हैं। मैंने कहा व्हाट्सएप में जब आप भेजते हैं तो बंदा ऐसे ही जैसे हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए मेरे से बात कर रहे हैं, मैंने देखा यार मुझे अली भाई का मैसेज आया है, खास है, लिंक अच्छा, क्लिक किया, वीडियो है अच्छा, चलो बाद में देख लूँगा। अब मैंने क्या किया, एक व्यू दे दिया, CTR भी दे दिया, क्लिक करके चला भी गया, मगर वॉच टाइम नहीं दिया, तो एवरेज गिरनी, अल्टीमेटली नुकसान हो गया। हाँ, वो कहेगा यार विजिटर तो आ रहा है, मगर ये क्वालिटी कंटेंट नहीं है। तो आपने उसके एल्गोरिदम को ये यकीन दिलाना है, पहला क्या करना है, जो आपकी वीडियो है उसके बारे में उसकी जो ओपिनियन बना रहा है वो ठीक हो, कि ये वीडियो इस बारे में है, ताकि उसकी राइट, हम इसको इंडेक्सिंग कहते हैं, मगर आप समझें कि उसको राइट शेल्फ पे रखे। सही है। जो एग्जैक्ट शेल्फ है उस चीज़ का, कि जहाँ बंदा आ रहा है वो वाले वहाँ रखे। इसको जो मार्केटिंग में या गूगल के सिस्टम में इंडेक्स कहते हैं। अच्छा, कि उसने वीडियो को इंडेक्स किया और प्रॉपर इंडेक्स किया। सही है। उसकी इंडेक्सिंग प्रॉपर हो गई है, दूसरे नंबर पे उसको लगे कि ये क्वालिटी कंटेंट है, वो खुद ही दिखाएगा सबको। सही। फिर आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। अच्छा, आपके बाकी हर चीज़ गलत कर दें, हाँ गलत से मुराद के उन रूल एंड रेगुलेशन से थोड़ा सा कम भी कर दें, ठीक है, ये दो चीज़ें ठीक है तो यू विल रॉक। अच्छा, जो ये करते रहे अब उनके लिए क्या होगा? क्या मतलब ये ठीक करें ना, आज से ठीक करें। अच्छा, अभी आपने बात की कि मतलब एक थंबनेल जो है वो उसी से रिलेटेड अंदर भी कंटेंट हो, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो थंबनेल एक ऐसा बना देते हैं लेकिन अंदर वो चीज़ नहीं होती है, लेकिन वो भी वायरल चल जाती है। मैं अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, एक जानने वाला ही है, वो एक नात ख़्वान है, ठीक है, उसने कहा कि मेरी वीडियो तो चलती नहीं है, उसने पीछे नात लगाई है, और आगे जो है ना, ये कुछ अर्सा पहले जब वो ड्रामा में शुरू हुआ था, दानिश क्यों मर गया, वो एक मेरे पास तुम हो, तो उसका थंबनेल लगा दिया कि दानिश क्यों मर गया उसकी वजह, ऊपर थंबनेल लगाया, नीचे नात थी, और लोगों ने उसको खोल खोल के देखा, लेकिन हम भी जाके देखते हैं, हमने कहा इसके नीचे तो नात है, वायरल हुई थी। अच्छा, उसमें दो चीज़ें हैं, जब देखें यूट्यूब के सिस्टम को ये नहीं पता कि ये इसको क्लिक बेट कहते हैं, ठीक है, क्लिक बेट है, उसने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसने आइडेंटिफाई करना है कि रेशो क्या है,
आपके चैनल से कितनी डिफरेंट कर रही है, यानी कि आपकी जो पहले CTR है उससे ये कितना डिफरेंट है। सही है। दूसरे नंबर में उसने देखना है कि कितने लोग आए हैं, उसने वॉच टाइम कितना दिया है। अगर तो वो आगे सुन रहे हैं, आगे कंटेंट वट कुछ भी आपने हुक लगा ली है पहले 30 सेकंड के अंदर अंदर, यानी कि यूज़र आया 30 सेकंड में आपने ऐसी कोई बात कर दी है, चाहे आपका थंबनेल कंट्राडिक्ट भी कर रहा है, मगर उसने रोक लिया। सही। यूज़र को रोक लिया तो वो कामयाब हो गया। सही। अगली बात यह है कि फिर आपने रोकना है। आप यूज़र किसी भी तरीके से ले आए, इससे यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ नहीं आपको कहेगा, मगर अगर आपका कंटेंट उसे रोक ना सका तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। मेन बात है रोकना। सही। अच्छा, आपने बात की थी कि लोग बिल्कुल डायबिटीज वाला बंदा है वो सर्च कर रहा है। मैंने वो थंबनेल की नहीं की थी। अच्छा, नहीं मैं थंबनेल से, हाँ जी, थंबनेल जो आपने पहले की था, थंबनेल से क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। ओके। मगर जो इंडेक्सिंग की बात की थी, जो मैंने कहा कि आपकी वीडियो ने, आपने उसके यूट्यूब के उस सिस्टम को समझाना है कि आपकी वीडियो को वो किस शेल्फ में रखे, उसके लिए आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन काम करेगा। ओके, वो प्रॉपर होनी चाहिए। यूट्यूब के सिस्टम को बताओ ये वीडियो मैंने किसको दिखानी है, ये है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने बात की थी कि मतलब डायबिटीज़ वाला बंदा है, वो सर्च करता है, फिर यूट्यूब देखता है कि अच्छा इसको डायबिटीज़ है, इसको डायबिटीज़ वाली वीडियोस दिखाओ। इसको है ये उसको ये नहीं है कि इसको है, उसने ये देखना है कि ये डायबिटीज़ से रिलेटेड वीडियो देख। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर बात करते हैं, बिलफर्ज में एक मखसूस बुक के ऊपर बात, कासिम अली शाह साहब की किसी किताब की बात करते हैं, तलाश, तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हमारा फेसबुक दिखा रहा है, फेसबुक दिखा देगा, हमारा सोशल मीडिया हमें दिखा रहा होता है। तो ये क्या चीज़ है? फेसबुक तो हमें सुनता है। अच्छा, देखें, मुझे तो अब अगला आजकल मेरे पास इसका कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, मुझे पक्का यकीन है कि मैं जो सोचता हूँ मुझे फेसबुक दिखाता है। सही। मुझे ये फील होता है हम हाईजैक्ड हो गए। हाँ, हाईजैक्ड हुए हैं। और उसकी मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ। मुझे ना कुछ अर्सा पहले मेरे पास, अगर आप ऑफिस आए हैं तो देखा होगा, मेरा एक बड़ा स्लिम सा स्मार्ट सा ना लैपटॉप का स्टैंड है। तो वो मेरे एक जानने वाले आए, उन्होंने कहा यार अभी ये स्टैंड बड़ा प्यारा है। मैंने कहा यही ले लें। कहते नहीं तू ऐसा कर, मुझे मंगवा दे। मैंने कहा अच्छा मैं मंगवा दे। कहते मंगवा ना। मैंने कहा मेरे लैपटॉप ने, मेरे मोबाइल ने सुन लिया है, मुझे भी थोड़ी देर में ऐड आ जाएगा। कहता ये कैसे हुआ? मैंने कहा आ जाएगा ऐड, देख लेना। तो बस तुम मुझे अपना एड्रेस लिखवा दो। उसने एड्रेस लिखवा दिया। थोड़ी देर, मेरे ख्याल में कुछ देर के बाद मुझे ऐड नज़र आ गया। फिर लैपटॉप स्टैंड्स के ऐड नज़र आने शुरू हो गए। वो ऐड नज़र आने शुरू हुए तो मैंने उसके लिए ऑर्डर कर दिया। सही। तो ये तो बड़ा कॉमन है। और इसी की एक और मैं आपको एक हिस्ट्री में से एक चीज़ बताऊँ तो 2019 में 2019 में अमेरिका के अंदर फेसबुक को $5 मिलियन पेनल्टी के तौर पे करने पड़े। ओहो, इसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह थी कि वो उनकी प्राइवेसी को इन्वेड किया लोगों की। यहाँ तो हमारे लिए तो प्राइवेसी जो है ना वो लग्जरी है ना, वहाँ तो लोग इसको बड़ा सीरियस लेते हैं। और हुआ ये कि जब 2016 में इलेक्शन थे, अच्छा, जिसको विन किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उन इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने एक कंपनी को हायर किया था, कैम्ब्रिज एनालिटिका को। सही। तो उन्होंने बड़ी शानदार कैंपेन की। अच्छा। और फेसबुक के सिस्टम को ऑलमोस्ट आप समझे, उनके सिस्टम को समझते हुए उसको हाईजैक किया। हाईजैक वैसे हाईजैक नहीं कह सकते, जैसे हैक करना है। हाँ जी। उन्होंने उसको समझा, जैसे मैंने अब यूट्यूब का एल्गोरिदम का आपको बताया है, तो उसके सिस्टम को उन्होंने समझा और उसको इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज़ किया। सही। जो बाद में कुछ अर्सा बाद एक रिपोर्टर ने उसको हाईलाइट किया और उसके ऊपर रिपोर्ट लिखी और वो केस बाद में चला। सही। और फिर उस कंपनी को और फेसबुक दोनों को अदालत में जाना पड़ा। अदालत ने प्लेंटी की। कंपनी ने खुद को बैंकरप्ट शो करके 2018 में बंद कर दी। उन्होंने कहा हम बैंकरप्ट हो गए। सही है। तो उन्होंने जान छुड़ा ली। मगर फेसबुक को $5 बिलियन, आप बस इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि हमारे मुल्क का बजट कितना है। और $5 बिलियन हम $4 मिलियन के लिए लोन लेने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। सही है। मिलियंस में। वो $5 बिलियन फेसबुक की कंपनी ने सिर्फ प्राइवेसी इन्वेड होने पे दिया उसको। अच्छा, इसकी प्राइवेसी किस तरह डिस्टर्ब हुई? अच्छा, इन्होंने क्या किया, ये बड़ी स्टोरी है और बड़ा आप कह लेंगे बड़ा ही मज़ेदार केस है हम मार्केटिंग के लोगों के लिए। जी प्लीज़। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने फेसबुक के ऊपर एक ऐप बनाई, दिस इज़ योर डिजिटल लाइफ के नाम से। और उसके ऊपर एक रिसर्च बेस्ड क्विज था और वो एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उसके थ्रू उन्होंने करवाई। ऐप बना के उसने ला दी। उन्होंने एक सर्वे करके देना था। ठीक है। वो ऐप बन गई। अब
उस वक्त फेसबुक, बाद में फेसबुक ने इसको करेक्ट किया। फेसबुक का एक ये फ्लॉ था कि कोई भी बंदा जो उस ऐप को यूज़ कर रहा था, उसका डाटा तो ऐप के ओनर के पास जा रहा है, उसके सारे दोस्तों का भी जा रहा था। अच्छा, उसकी बेस पे उन्होंने दो तरह से उनकी प्रोफाइलिंग की। एक तो उनकी डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स और उनके सोशल कनेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको प्रोफाइल किया। दूसरा उन्होंने साइकोग्राफिक की। उन्होंने देखा कि यार ये बंदा सोचता कैसे है, जिस बंदे के पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं, ये माइग्रेशन को सपोर्ट, सर्चिंग से पता लगा। यस ऑफ कोर्स, हाँ, उन्होंने बिल्कुल ये एआई के टूल्स यूज़ किए। अच्छा, डाटा एनालिटिक्स इसको कहते हैं। और उन्होंने डाटा को पूरा एनालाइज किया, जितना पहले डाटा फैच किया, प्रोफाइलिंग की, फिर उनको कैटेगराइज किया। आप आसानी के लिए ये समझा दें, उन्होंने क्या किया है, वो उन्होंने ये देखा कि यार हम अपने अगर सोसाइटी में कहें तो उन्होंने ये देखा कि ये बंदा रिलीजियस है। अच्छा, इनके प्रोफाइल सबके साइड पे कर दिया। अच्छा, ये बंदे के ना ये लिबरल है। अच्छा, ये बंदा जो है ना ये कश्मीर इशू पे बहुत पसंद करता है। सही। इस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ प्रोफाइल कैटेगराइज कर लिया प्रोफाइल्स को, अपने 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 मुल्क के सारे इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से और साइकोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको किया। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऐड बनाए। अच्छा, जो बंदा रिलीजियस था उसको रिलीजियस ऐड दिखाया। अच्छा, मतलब उसके अलग अलग एड्स बनाए। हाँ, ठीक ठीक ठीक। एक बंदा जिसको इमिग्रेंट्स के हवाले से वो पसंद करता था कि इमिग्रेंट्स को ना आने दिया जाए, इनको नेशनलिटी ना दीजिए, उसको इमिग्रेंट्स के खिलाफ वाले डोनाल्ड ट्रंप के बयान सुनाए। एक कहता था नहीं नहीं ये तो दुनिया सबके लिए है, सबको आना चाहिए, उनको इमिग्रेंट्स के हक वाले बयान सुनवाए। यानी कि आप ये समझ लें कि उन्होंने माइक्रो टारगेट, इसको कहते हैं माइक्रो टारगेटिंग, ठीक, एक एक बंदे को टारगेट किया कि एक बंदा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके पॉलिटिकल व्यूज क्या हैं, और उसको जो ऐड दिखाया वो उससे रिलेटेड दिखाया जो वो देखना चाहता था, जिसको वो पसंद करता था। जब इतनी ज़्यादा उन्होंने प्रोफाइलिंग की, फिर इसके अलावा उन्होंने कहते हैं उन्होंने 3 तरीके से मज़ीद इसको डिवाइड किया। एक जो डेमोक्रेटिक थे, एक जो रिपब्लिक थे, और एक जिनका अनडिसाइडेड वोट था। उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की जिनका वोट अनडिसाइडेड था। सही। उन्होंने कहा ये बंदे इन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया हुआ कि वोट किसको देना है, सही है, उनको दोनों को छोड़ दें, ठीक है, इस पे आ जाए। अच्छा, हमारी पार्टी के जिन्होंने डिसाइड कर लिया उन्होंने तो देना ही देना ना, देना ही देना। जिन्होंने दूसरी पार्टी को किया उनको भी छोड़ दिया। जिनका वोट अनडिसाइडेड था उसको उन्होंने टारगेट किया और उसको हर वो चीज़ दिखाई, सुनाई डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से या उसकी कैंपेन के थ्रू जिसको वो लाइक करता है, और फिर उसकी बेस पे उन्होंने उनके डिसीजन को मैनिपुलेट किया। सही। यही नहीं, फिर उन्होंने क्या किया, जो मुखालफिन थे उनके बारे में भी वीडियो मैसेजेस क्रिएट किए। अच्छा। फॉर एग्जांपल, वो मैं एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। उन्होंने देखा कि एक बंदा वो इमिग्रेंट्स के हक में नहीं है, सही है, तो उसको हेनरी का वो ऐड दिखा दिया या कोई ऐसी वीडियो दिखाई जिसमें जो उसके हक में है, जो उसके नजरियात के खिलाफ है। सही है। उन्होंने देखा कि इस बंदे का पर्सपेक्टिव रिलीजियस है, उसने हेनरी का कोई ऐसा बयान उसको दिखा दिया जो उसके नजरियात के खिलाफ था। उसने कहा ये तो है ही गलत है, इसको तो अब मैंने वोट नहीं देना। यानी आप सोचें कि आप सोचते हैं कि आपके लिए वोट डालने में, यानी कि आपने जिस बंदे को वोट देना, आप सोचते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो ना बड़ा पक्का सच्चा मुसलमान हो। तो उसने क्या किया कि आपके लिए अब जिस लीडर की वो कंपेन कर रहा है उस लीडर की नमाजें पढ़ते हुए तस्वीरें दिखा दी। अगर उसने ये देख लिया कि यार आपके लिए जो है ना वो लीडर का लिबरल होना और उसका मजहब से दूर होना ज़रूरी है, तो उसने क्या किया, उसने डोनाल्ड ट्रंप की वो वाली चीज़ें दिखा दी जिससे में वो लिबरल बातें और इस तरह की चीज़ें कर रहा है। तो हर चीज़ वो सिर्फ उस यूज़र को इतने माइक्रो लेवल पे टारगेट किया कि उसको वही चीज़ नज़र आई जो वो पसंद कर रहा है। सही। और उनके अपने पसंद के कैंडिडेट में। फिर इसी तरह का इन्होंने जब ये हुआ, क्या उसे कहते हैं, इंग्लैंड ने जब यूरोपीय यूनियन को छोड़ना था, उसके लिए जब कंपेन हुई, अच्छा, तो उसमें भी यही कंपनी इन्वॉल्व थी, कैम्ब्रिज एनालिटिका। अच्छा। और इसके सबूत एविडेंट कोई नहीं मिले, सही, मगर इसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं और सिनेरियो चला, और फिर जो मीडिया में इसके बारे में खबरें थी कि इन्होंने ही उस पर भी, जब इस पर रेफरेंडम हुआ तो इन्होंने उसके लिए भी लोगों के व्यूज़ को मैनिपुलेट किया थ्रू सोशल मीडिया। सही। तो ये एक बहुत बड़ी गेम है जो इस सिस्टम को समझ जाए। आप देखें ना यहाँ भी क्या हो रहा है, मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि हम में से
कोई एक बंदा भी ऐसा हो जो सोशल मीडिया को यूज़ करता है और वो अपने देखने सुनने वालों को मैनिपुलेट के माइंड को मैनिपुलेट ना कर रहे हैं, चले हम इसको ज़रा थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वर्ड कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस ना कर रहा हो। इन्फ्लुएंस ना कर रहा, यस। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एडवर्टाइजर हमें किसी न किसी हवाले से तो कर रहा है ना। वो अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए कर रहा है, वो अपना नजरिया बेचने के लिए कर रहा है, वो अपनी थॉट जिसको वो ठीक समझता है वो समझाने के लिए हमें मैनिपुलेट कर रहा है। सही। तो हम सब किसी ना किसी हद तक छोटे छोटे प्रोपोगंडा कर रहे हैं। अच्छा, उनसे अगर ये वाला इख्तलाफ रख के बात करें, वो कहेंगे नहीं हम तो कन्विंस कर रहे हैं, हाँ उसका अच्छा वर्ड बना देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं ये एक और रहा है, मगर ये मेरे ख्याल में इंसान की ज़रूरत भी है बाय नेचर। मुझे ये अच्छा लगेगा कि यार मैं जिस नज़रिए को प्रमोट करता हूँ ना, मेरे साथ वाला दोस्त भी इसी को करे। सही है। मेरे जानने वाला भी ना उसी नज़रिए को बाय करे, ये हमें अच्छा लगता है। तो इसके लिए ठीक है, अगर हम किसी हद तक, यानी कि हद मतलब ये कि जो एथिकल वेज है, यानी कि मैं कहता हूँ यार आपका जो ये नज़रिया ये मुझे पसंद नहीं है, इसकी बजाय ये देखो ये कैसा है, सही। तो ये तो मुझे समझ आता है, मगर मैं उसके लिए मैनिपुलेट करूं, तरीका चार झूठ बताऊं, एक सच बताऊं, या चार सच छुपा के सिर्फ एक सच बताऊं, तो ये मैनिपुलेशन है। तो सोशल मीडिया पे ये होती है। और ये सारी कैंपेन्स, इवन मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान में भी जितनी सोशल मीडिया कैंपेन्स चलती हैं वो भी इसी पे बेस कर रही हैं। वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मगर वो किसी ना किसी हद तक इसको फॉलो करते हैं। लेकिन देखें यहाँ पर भी चल रहा है, अब आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, तो हमारे अब जो सोशल मीडिया, जहाँ पर हमें पहले डांस करते हुए लोग नज़र आते थे, गाने आते थे, लेकिन आजकल हमारे हल्के के जो है वो जो भी कैंडिडेट्स हैं खड़े हैं, उनकी कैंपेन्स नज़र आ रही हैं। वो बेसिकली ऐड चल रहे हैं। एक दूसरे नंबर पे क्या है कि फेसबुक के एल्गोरिदम को भी पता है ना कि अब पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है। तो जब इलेक्शन दुनिया में कहीं भी होंगे तो वहाँ टॉक ऑफ द टाउन इलेक्शंस ही होंगे। तो एल्गोरिदम फेसबुक का हो या किसी और सोशल मीडिया का, उसने उस वक्त की ट्रेंडिंग चीज़ ही आपको दिखानी है। सही। आप देखते होंगे, जैसे मैंने पहले बात की, इंटरेस्ट की चीज़ें दिखाता है, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती हैं यूट्यूब पे या और सोशल मीडिया पे जिस तरह की चीज़ हमने कभी देखी नहीं होती। वो क्यों नज़र आती हैं? वो इसलिए आती हैं कि यूट्यूब ने या उस एल्गोरिदम ने, उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम ने हर लोगों को एक ग्रुप की शक्ल दी हुई है। शायद हमने, हमारा नाम मैं सपोज करता हूँ, उसने एक ग्रुप ए रखा हुआ है। ठीक है। उसके मुख्तलिफ कैटेगरीज में, यानी कि एज होगी, एज ग्रुप में रखा होगा उसने, डेमोग्राफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन वाइज जियो लोकेशन पे रखा होगा, इंटरेस्ट की बेस में रखा होगा, और ये कहीं ना कहीं आपस में कंबाइन होते होंगे। वो जहाँ कंबाइन होते हैं वो देखता है कि इस ग्रुप के लोग क्या देख रहे हैं इस वक्त सबसे ज्यादा, वो जरूर आपको दिखाएगा। सही। आप अक्सर देखते हैं फेसबुक के आपको छोटा सा एक लिखा होता है सुजेस्टेड वीडियो, जो उस तरह की वीडियो आप पहली दफा देख रहे होते हैं, यानी उस कंटेंट, वो इसलिए कि आपके ग्रुप के लोग उसे देख रहे हैं या आपकी तरह के लोग इस वक्त वो वीडियो बहुत ज्यादा देख रहे हैं। सही। तो इसलिए वो वीडियो आपको नजर आ जाती है। अच्छा, इसके लिए जो है ना, क्योंकि यूथ देख भी रही होगी कि हमें जो है वो किस तरह सजेशन पे जाना चाहिए, हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो है, हम या तो अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा, पता है करते हैं वो लोगों की जो है ना पोस्ट पे जाके कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, तो हम ये एनालिसिस करते हैं कि शायद इस वजह से हम सजेशन पे जाते हैं। अच्छा, ये जो हमें, जो आपका कहने का मतलब ये कि हमें जो चीजें नजर आ रही हैं हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं अगर क्वेश्चन को रिफ्रेज करूं, ये ठीक है? हम बिल्कुल कर सकते हैं। सही। मैं पूरा एपॉलिटिकल हूँ। मुझे, मेरी, आप ट्विटर में बहुत कम यूज करता हूँ और उसकी मेन रीजन भी यही है कि उस पर पॉलिटिक्स बड़ी पड़ी है। मगर आप मेरी फेसबुक ओपन करेंगे, मेरा इंस्टा करेंगे, टिकटॉक करेंगे, आपको मैच की सारी फीड नजर आएंगी। सही है। फेसबुक करेंगे, फेसबुक वॉच में जाएंगे तो आपको मूवीज या एजुकेशन लेक्चर्स आएंगे नजर। सही। और अगर उस पे चले जाएं टिकटॉक, सॉरी यूट्यूब पे, तो सारी मेरी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। मैंने अपने आप को फिक्स किया हुआ है किस प्लेटफॉर्म पे मैंने क्या करना है। मैं कोई भी जो इससे रिलेटेड पोस्ट है पॉलिटिक्स से, मैं उसको, उसके साथ इंगेज नहीं होता। इंगेज होने से क्या मराद है, मैं उसको देखता ही नहीं। सही है। मैं उसको देखता नहीं, थोड़े दिन बाद मुझे नजर आना बंद, फिल्टर्ड कर दिए। अब अगला क्या होता है कि उसके एल्गोरिथम को पता है ना, जो मैं देखता हूँ उससे मुझे वही दिखाना है। तो आप जो चीज़ आप नहीं देखना चाहते ना, उसके साथ पहला काम ये करें, उसके साथ इंगेज होना छोड़ दें, मतलब साथ ही खत्म करें। हाँ बिल्कुल, ऐसे इग्नोर करें जैसे आपने देखी नहीं। एक दो दिन बाद वो नजर आना शुरू बंद हो जाएगी। यूट्यूब के मुझे कई दफा होता है कोई ड्रामे की फेमस एक्ट्रेस के बारे में घर वाले कुछ कह देते हैं। अच्छा। तो ये कौन है? आपको इसका ही नहीं पता? सही है। मैंने कहा बाय गॉड नहीं पता, तो मुझे नहीं पता होता। या किसी फेमस पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से कोई, शोबिस से कोई है,
मुझे नहीं पता होता, क्योंकि मैं देखता ही नहीं, मुझे मेरी टाइमलाइन पे इस तरह का कोई डाटा आता ही नहीं है। हाँ, मुझे आप सोशल मीडिया का कोई आज का अपडेट पूछेंगे, मुझे वो भी पता होगा, मैं वो देखता हूँ, मुझे वो सबसे पहले आते हैं। सही। तो ये हम सबको क्या चाहिए, हम अपने इंटरेस्ट डिफाइन करें। अच्छा देखिए, मैंने एंटरटेनमेंट भी देखनी है, मैं मूवीज़ देखता हूँ, मुझे मूवीज़ का बड़ा शौक है, आई एम क्रेजी फॉर मूवीज़। तो मेरे फेसबुक वॉच में मूवीज़ ही आती हैं। सही है। मोस्टली, मगर मैंने डिफाइन कर लिया है कि मैंने फेसबुक पे जब वॉच में जाना है तो मैंने मूवीज़ देखनी है, वहाँ मूवीज़ आ जाएं। यूट्यूब पे मैंने डिफाइन किया हुआ मैंने क्या देखना है, मुझे उससे रिलेटेड कंटेंट आएगा जो मेरे काम से रिलेटेड है। टिकटॉक पे मैं मैच देख लेता हूँ, मैच भी थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मेरा टिकटॉक जब भी ओपन करेंगे तो मैच की फीड आएगी। सही है। तो मैंने अपने आप को ऐसे डिफाइन कर लिया, तो हर कोई कर सकता है इसको। सही। अच्छा, अभी ये जो आपने केस हमारे सामने रखा और इसके ऊपर जो है वो केस भी हुआ, उसको पेनल्टी भी पड़ी और वो देनी भी पड़ी। अगर पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं, ऐसा कुछ चल रहा है? और दूसरी बात, अगर कोई करता है तो उसको हमारा जो कानूनी तौर पे अगर उसके पड़ जाती है उसके ऊपर, तो अच्छा, क्या होगा ऐसा कुछ? मुझे वैसे कोई इसके एजेंसीज कर रही हैं? साइबर लॉ की इसके पता नहीं है, ये तो कोई वकील से ही बता सकता है कि इसके कानूनी अमूर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या है, कि इस तरीके से अगर कोई यहाँ पॉलिटिकल कैंपेन करता है तो क्या हमारा कोई कानून उसके ऊपर लागू होता है कि नहीं होता। मगर जो यूएसए में हुआ वो उनको प्राइवेसी इन्वेजन, प्राइवेसी के ऊपर, जो प्राइवेसी लॉ ऑफ प्राइवेसी है, इसके ऊपर उनके ऊपर केस हुआ। लेकिन देखें ना, अनएथिकल तो है ना। हाँ, अनएथिकल डेफिनेटली है, मैं तो एग्री करता हूँ। मगर देखें, ये तो जो हमारी कह लें कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या जिन्होंने ये लॉज बनाने हैं, वो इसके बारे में कुछ कर सकती हैं। सही। और उनका तो ये हाल है कि मेरा ही एक दोस्त जिसकी एक वेबसाइट आप कह सकते हैं कि साउथ एशिया में यूट्यूब, डेली मोशन, वीमियो के बाद चौथी बड़ी वेबसाइट थी। अच्छा। वो पाकिस्तान छोड़ के चला जाता है, और उसकी रीज़न क्या होती है, कहते हैं यार मैं, जो हमारे FBR वाले हैं ना, उन्हें सिर्फ ये नहीं समझा पाता कि सर्वर कॉस्ट क्या होती है, तो मैं इसलिए उसने अपने सारे फंक्शन यहाँ पाकिस्तान से उठा के यूरोप में किसी मुल्क में ट्रांसफ़र कर दिए। यहाँ पर समझाना मुश्किल। हाँ, अब जो यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट हैं या जो मुतलका लोग बैठे हुए हैं, उनको ये चीज़ें बताना और समझना, ये शायद अगली जब जनरेशन आएगी, जो हमारे बच्चे आएंगे, वो समझे समझाए आएंगे। उनको पता है एल्गोरिदम क्या है, उनको ये चीज़ें पता होगी, उनको सोशल मीडिया के डायनामिक्स पता होंगे, उनको नीड्स पता होंगी, तो शायद वो कुछ इसके लिए करें, वो उसके लिए कुछ नए लॉज लेके आए। क्योंकि अब तो AI में तो वो कहते हैं ना कि अन्नी पा देती है, तो नई जनरेशन को पता है, वो इसके साथ पैदा हो रही है। AI जो है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमागों को मफकूद नहीं कर रहा, मतलब सोचने की सलाहियत कम नहीं कर रहा। देखिए, ये ना डिस्कशन बड़ी पुरानी है। 2010 की मुझे याद है, 10 या 11 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने कहा कि जो अब हमारी आदत बन रही है ना, हम हर चीज़ को गूगल करते हैं जी। कहते हैं गूगल को अपनी लाइफ से ज़रा निकाल लें, ठीक है, पीछे चले जाएं। अगर आपको कोई सवाल था तो आप बुक्स खंगालते थे, आपको चीज़ें पढ़नी पड़ती थी, आप लोगों को मिलना पड़ता था, किसी के पास जाके कुछ सोचना पड़ता था। मुझे याद है सलीम गौरी की बुक में उसने एक वाकया लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि मैं सऊदीया या दुबई में कहीं थे, तो वो किसी कोड में फंसे हुए थे डेवलपमेंट का। कह रहे कितने दिन हो गए, समझ नहीं आ रही थी, बुक्स देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। कहते फिर एक दिन मैं आधा सोया आधा जाग रहा था, तो एकदम मैं बिस्तर से उठा, फटाफट जाके मैंने ना उसको शायद लिखा कोड को, या कॉपी पेंसिल पे लिखा, या जो पॉइंट जहन में आया उसको नोट कर लिया, तो उससे मेरा मसला हल हो गया। तो पहले ये सीन था, मगर गूगल आया तो अब कोई मसला आता है फ़ौरन गूगल करते हैं, 5000 हल मिल जाते हैं, उनमें से देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं मुझे कौन सा सूट करता है। तो उस वक्त लोगों का ये कहना था कि यार ये जो चीज़ है गूगल करने की सलाहियत, ये हमें सोचने की आदत ख़त्म कर रही है। उस वक्त भी ये डिस्कशन थी। आज AI के बारे में कहते हैं, देखिए हर चीज़ के हिसाब से हमने इवॉल्व करना होता है। यस, देखिए आज सोचना ये नहीं है कि हमें कोड सोचना पड़े कि इसके लिए क्या हो सकता है, ये मेरा कोड फंसा हुआ है, तो ये आज ये सोचना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सही, स्ट्रक्चर सोच के उसको AI से लिखवा लेंगे। आज सोचना ये है कि यार इसके थ्रू मैंने अपने यूज़र की लाइफ में वैल्यू क्या ऐड करनी है, ये वो नहीं सोचेगा। यार इसके थ्रू ये जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, या ये जो मैं सर्विस दे रहा हूँ, या ये जो मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ AI के थ्रू, ये पढ़ने वाले को क्या देगा,
ये है, ये नहीं सोचना। यस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कि वो दिमाग तो नहीं ना है। हाँ दिमाग नहीं है, तो ये आपको देना पड़ेगा। डेफिनेटली कुछ चीज़ें कम हो जाएंगी। जैसे अभी आज मेरी एक मेरे दोस्त से मुलाकात हुई और वो एआई पे काम कर रहा है, तो उसने मुझे बताया कि उन्होंने एक चैटबॉट पे काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। और मैंने उनके चैटबॉट के साथ बात की और मैं हैरान था। वो मुझे लगता है कि बैंकिंग के जितने भी टेली सेल्स वाले हैं, यानी कि सपोर्ट सिस्टम, यानी कि हम बैंक पे कॉल करेंगे और कहेंगे जी मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, वो हमसे अकाउंट की डिटेल जैसे पूछते हैं वैसे ही वो अकाउंट की डिटेल पूछेगा, वैसे ही सारी चीज़ें पूछने के बाद कहेगा अच्छा इस वजह से अकाउंट ब्लॉक हुआ है। तो मैं कहूँगा जी अच्छा फिर हल क्या है, उसका हल ये जी वेरिफिकेशन करवाए, मैं अभी अनेबल कर देता हूँ। सही है। मुझे यही लगेगा आगे कोई इंसान है, मगर आगे कुछ भी नहीं है, वो एक मशीन है। अच्छा, इसका फिर एक तो ये डेफिनेटली लोगों की जॉब्स खाएगा, खाएगा, मगर जॉब्स कुछ और आएंगी, आएंगे। इवॉल्व हो रहे हैं ना। देखिए आज के जो पेशे हैं, आज की जो प्रोफेशन है इस वक्त, ये आज से 10 साल पहले नहीं थे। नहीं थे। मुझे ना बड़ा मुश्किल लगता था, मुझे जब घर वाले पूछते थे, मैं शादरा से आता था, फीस सेंटर के सामने हमारा ऑफिस था, लफीस शॉपिंग मॉल में, तो मुझसे ना मेरे रिलेटिव या मेरे इर्द गिर्द वाले लोग पूछे तुम क्या करते हो, मुझे समझाना बड़ा मुश्किल लगता था कि मैं किसी वेबसाइट में जॉब करता हूँ। मैंने कहना शुरू कर दिया मैं फीस सेंटर की दुकान पे नौकरी करना। अच्छा। आज किसी को ये समझाना मुश्किल नहीं है। नहीं है। मैंने ही इसी अपने आज से 5-10 साल पहले के करियर में चले जाए तो मैंने ये देखा हुआ है, फ्रीलांसर अभी भी वैसे मसले हैं मगर अब बहुत इम्प्रूव हो गए हैं। फ्रीलांसर के बैंक अकाउंट नहीं खुलते थे, उनके और बड़े इस तरह के, शादी नहीं होती थी, वो कहते हैं काम की करता है। अभी आपको बताया कि मुझे एक बच्चे की कॉल आई और उसने कहा जी मैंने रिश्ते के लिए आना है, तो मेरे नाम पे तो कंपनी नहीं की, कंपनी रजिस्टर करवानी है। किसी को पता ही नहीं था, मगर अब अवेयरनेस काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हुई है, तो लोगों को ये फील्ड्स पता चल गई हैं। ये नई फील्ड्स है सारी। सही है। इसी तरीके से आज से 10 साल पहले शायद ये भी ना हो, शायद अब कंटेंट राइटर ना हो, मगर कुछ और होगा। एआई इसको अगर वो करेगी, ऑब्सलीट कर देगी, तो वो कुछ नया उसकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो असल चीज़ क्या है कि हमें हर नए आने वाले टूल को सीखना है, उसको समझना है और उसको एक्सपर्ट होना है और देखना है कि हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं पॉजिटिवली। डेफिनेटली हम उससे अर्न कैसे कर सकते हैं, हम उससे कुछ लोगों की लाइफ में वैल्यू क्या ऐड कर सकते हैं। देखिए नोकिया ने जब न्यू चेंज को नहीं अडॉप्ट किया था तो उसे बंद करना पड़ा। इवन कुछ दिन पहले उन्होंने ऐलान किया अब उनके किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर नोकिया नहीं आएगा, यानी कि नोकिया अब ऑफिशियली बंद हो गया। अच्छा। आपको नोकिया किसी प्रोडक्ट पे नजर नहीं आएगा। सही। तो बंद हो गया, उनको करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने चेंज को इवॉल्व नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपको चेंज को कबूल करना है और फिर उसको लर्न करना है। और ये आईटी की फील्ड इतनी रैपिड है, आज अगर एक बंदा एक छोटी सी चीज नहीं न्यू इजाद करता है, डिफाइन करता है या कुछ देख लेता है जो पहले किसी की नज़र में नहीं थी, अगले दिन वो उस फील्ड से रिलेटेड सारी दुनिया को पता चल जाएगी। अगले दिन जिसने कुछ करना है उसने उससे आगे वाला करना है। पहले ये नहीं होता था। जैसे अब ये बल्ब के बारे में और बहुत सारी इजादात हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि जिसने पहले पेटेंट करवा ली, कुछ और लोग भी इस पे काम कर रहे थे। yes. मगर वो पेटेंट नहीं करवा सके। मगर यहाँ भी ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन का फ्लो इतना स्पीड है, इतना रैपिडली है कि अभी उसने ब्लॉग लिखना है, अभी मार्केट में पहुंच जाना है लोगों के पास उससे रिलेटेड। फिर उन्होंने उससे आगे वाली चीज़ सोचनी है। उस इंफॉर्मेशन के इस फ्लो की वजह से क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन बड़ी तेज़ी से फैलती है। सही। और फिर ग्रो भी तेज़ी से करती है। ग्रो तेज़ी से करती है तो इवॉल्व तेज़ी से होता है। उसी तरीके से फिर हमें भी होना पड़ता है। मैं 14 साल हो गए इस फील्ड में। यकीन माने कि हर दूसरे दिन कोई एक ऐसा मसला मुझे ज़रूर दरपेश होता है जो मेरे लिए नया होता है। अच्छा। आप किसी दूसरे कन्वेंशनल बिजनेस में चले जाएं, सही है, 13-14 साल बाद आपके लिए कोई मसला नया मसला रहता ही नहीं है। यस। मगर यहाँ हमें हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक नया इशू सामने आता है। मतलब ये भी परफेक्ट नहीं है कुछ भी इसमें। बात परफेक्ट की नहीं है। अच्छा। बात ये कि ये इवॉल्व हो रही है। सही है। इसकी स्पीड दूसरों से ज्यादा तेज है। दूसरे कन्वेंशनल बिजनेसेस की निस्बत इसकी स्पीड तेज है। दूसरे रिलेट नहीं कर पा रहे। रिलेट भी और उसकी जो आपस में कनेक्टिविटी है ना, वो नहीं है ना, वो नहीं हो पा। जिस तरीके से अब सोशल मीडिया में आज कुछ नया आएगा मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने वो ब्लॉग्स, वो चीजें, मैंने वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, मैंने उनकी नोटिफिकेशन लिए हुए हैं, मुझे ईमेल आ जाएगी। सही है। हर अपडेट मेरे तक, मैं कहता हूँ 24 आवर्स में पहुंच जाएगी, क्योंकि मैं इससे रिलेट रहना है। मगर दूसरी किसी बिजनेस में वो इतनी रैपिडली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है।
वो हमारे पर है कि हम उसको किस तरह से लेके चलते हैं। किस तरह लेके अच्छा, एज ए सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट आप ये क्या समझते हैं कि ऐसी क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए कि घर बैठा इंसान जो वो ये समझ रहा है कि मुझे जो है ना अभी एक ब्रांड लॉन्च करना चाहिए, और जो है वो ऐसी कोई मुझे गुड़ बता दिए जाएं कि मैं अभी सोशल मीडिया पे आऊँ और उसको फॉलो करके जो है ना मैं अपना ब्रांड को चला सकता हूँ ऑनलाइन? इसमें ना सबसे पहली चीज जी मैं ये कहूँगा, आपको ना 4 चीजें बहुत जरूरी करनी है। जी प्लीज। पहली ये है कि आपको अपनी ऑडियंस को जानना है, नो योर ऑडियंस, ठीक है। कि आप किन लोगों से कनेक्ट होने जा रहे हैं, और अगर आपने उनके मुताबिक बात करनी है तो वो जानना बड़ा जरूरी है। दूसरा, आपने कहना क्या है फिर उनको। ठीक है। अगर एक ही बात है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने एक 10 साल के बच्चे को समझानी है और एक 40 या 50 साल के अडल्ट को समझानी है, दोनों में कहना क्या डिफरेंट हो जाएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ट्रस्टवर्दी होना है, सही है, या लगना है। अगर नहीं है तो फिर लगे अगले बंदे को ये लगे कि यार ये ट्रस्टवर्दी है। सही है। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है। और फिर इमोशंस ऐड करते। अच्छा, ये 4 चीज़ें आप अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी प्रोडक्ट में, अपनी प्रोडक्ट की कॉपी में रखें, अपनी कंपेन्स में करें। आप पीछे देखें, जितनी भी कंपेन्स आपने वायरल कंपेन्स देखी होंगी, उनमें ये 4 चीज़ें होंगी। उनको पता है कि उन्होंने किस तक पहुंचना है, उन्होंने जो कहना है उसके मुताबिक कहा है, लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ। हाँ, और फिर उन्होंने अपना ट्रस्ट पहले बिल्ड किया। सही है। मैं कहता हूँ उन्होंने ना, जैसे आपने शायद देखा हो, पहले मजमा लगाने के लिए लोग आते थे, वो कभी कुछ करके स्टोरियां सुना के मजमा लगाते थे। जब मजमा लग जाता था ना, फिर वो अपनी दवाई बेचते थे। तो सोशल मीडिया पे वो लगाया मजमा है। सही है। आपने वो मजमा लगा हुआ है, अब आपने बस अपनी दवाई बेचनी है, अपना चूरन बेचना है, अपना मंजन जिसे कह लें जो आप फेमस है सोशल मीडिया, वो आपने बेचना है, वो आना चाहिए। वो उसके लिए बस आपने राइट ऑडियंस इकट्ठी करनी है। जो इतने सारे लोग वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, उनमें से जो आपसे रिलेटेड उनको इकट्ठा करना है, अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है, और उनकी मर्जी के मुताबिक जो हमने कैम्ब्रिज एनालिटिक की स्टोरी डिस्कस की, जी, उसके मुताबिक हमें ये पता होना चाहिए कि हमने क्या, ऑडियंस क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, और उनको क्या कहना है, ये पता होना चाहिए। इसलिए कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। डेफिनेटली। सही। वो बेसिकली कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है कि जो जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, वो ये देखते हैं कि यार ये बंदा लगा हुआ है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डेली एक वीडियो लगा रहा है। सही है। यूट्यूब का एल्गोरिदम कहेगा यार ये कंसिस्टेंट है, डेली एक वीडियो एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर और लगा रहा है और रुक नहीं रहा, वो कहेगा यार इस तरह के बंदे को प्रमोट। देखिए उसकी जरूरत है ना, आप उसने आपको छोड़ना नहीं है। यस। उसकी हर वो बंदा जरूरत है जिसका कंटेंट पे कोई ना कोई बंदा आके देखता है, रुक रहा है, तो वो उसकी जरूरत है। सही। तो उसने आपको कुछ देगा ना, वो उसकी जरूरत है, उसने देना है। सही है। तो स्पेंडिंग के वाले से आप क्या कहेंगे, मतलब एड स्पेंडिंग? यस, उस पर करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, बिलफर्ज मेरी अगर 1-2 वीडियोस वायरल हुई, मुझे एक दोस्त ने कॉल की, कहते कि यार आप जो है ना बाकी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, ये क्या चक्कर है, पैसे दे के क्या था। मैंने कहा नहीं यार, ये ऑटोमेटिकली हुई है, लेकिन हाँ कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो पे लगाया था। कहता अब यूट्यूब फेसबुक को पैसे दे चुके हैं, एक दफ़ा वो बार बार कहेगा कि मुझे दो। अच्छा, इसमें ना ये मैंने बड़े लोगों से सुनता हूँ, मैंने इसका इस तरह का कोई चीज़ मैंने नोटिस नहीं की जी, शायद हो, ठीक है, मगर मेरे नोटिस में नहीं है। फेसबुक की बात कर रहा हूं, यूट्यूब का हम बाद में बात करते हैं। देखिए फेसबुक पे जब आपने वीडियोस करनी है ना, आपने ना वहाँ यूजर किस मकसद के लिए आया है वो सोचना है। ठीक है, आप अपने 10-15 मुख्तलिफ फील्ड के दोस्तों से ना जरा डिस्कस करें किसी दिन। ठीक है, वो फेसबुक कब यूज करते हैं। 4 दोस्त बैठे हैं, ठीक है, एक ने पकड़ना करना शुरू कर देना है। ठीक है, उसका कोई यानी कि विदाउट पर्पस थोड़ा सा टाइम भी है उसने यूज करना है। इसी को कंपेयर करेंगे जब फेसबुक यूट्यूब पे आएंगे, तो आप हमेशा यूट्यूब तब खोलेंगे जब आपके पास कोई 20-25 मिनट है, सही, 10 से 20 के दरमियान कुछ टाइम मिनिमम इतना हो, तो तब आप यूट्यूब पे जाते हैं, वरना नहीं आप नहीं जाते। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप फौरन चले जाएंगे, टिकटॉक पे भी फौरन चले जाएंगे जब थोड़ा सा भी टाइम होगा। अब आपको नेचर समझ आई यूजर की कि बिहेवियर क्या है, तो आपने जब अभी हम फेसबुक पे बात करें, तो फेसबुक पे क्या है, आपने ये आइडेंटिफाई किया कि यूजर के पास थोड़ा सा टाइम है, वो वीडियो भी देख सकता है, वो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए आया, या थोड़ा देर के लिए टाइम जो उसके पास बचा हुआ है, जब वो बोर हो रहा है, फील कर रहा है कि वो बोर है, तो वो टाइम गुजारने आया। सही है, वो इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो
आपने उसको कंटेंट वहाँ उस तरह का देना है। इसीलिए फेसबुक के ऊपर इंटरटेनमेंट का कंटेंट सबसे ज़्यादा दिखा जाता है। बिल्कुल सही। और दूसरा क्या, छोटी वीडियोस देखी जाती हैं। जितनी उसके ऊपर कैप्शन यानी कि जो वीडियो लगी है उसके थोड़ा सा ऊपर उर्दू में पाकिस्तानी कंटेंट में बात करें तो उर्दू में उसके ऊपर 2-3 लाइनें लिखी हैं बड़ी अच्छी सी, जो उसे मोटिवेट कर दें कि ये वीडियो क्यों देखनी है मैंने, इस वीडियो को देखने का मुझे क्या स्वाब होगा, वो उसके ऊपर लिखा हुआ है, या इस वीडियो से मुझे क्या मिलेगा वो वहाँ मिल जाता है। वो क्लिक करके ना 3-4 मिनट की वो वीडियो देख के तो चलो सही, क्योंकि उसके बाद इतने ही मिनट थे, इतने ही कम। जब आप इससे ऊपर जाएंगे तो नहीं देखेगा। सही। या रील्स देख लेगा। रील्स का तो अब सारे प्लेटफॉर्म पे एक ही है ना कि वो रील्स बस रोके यूजर को, जो रील ज्यादा रोकेगी वो ज्यादा वायरल होगी। और छोटी होनी चाहिए, जितनी ज्यादा छोटी और जितनी पूरी बात होगी उतनी ही वो रील आपकी वायरल होगी। फेसबुक का ये सिस्टम है कि आपने 2-3 मिनट की वीडियो बनाए, उसके ऊपर एक अच्छी सी कैप्शन लिखें, जो कैप्शन यूजर को अट्रैक्ट कर ले, रोक ले, आपकी वीडियो वायरल होना शुरू हो जाए। आप समझ रहे हैं किसी वीडियो को आप ऐड लगाना चाह रहे हैं, आप लगाएं, कोई मसला नहीं। मेरे बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जिन पे कभी कभी ऐड लगाते हैं, कई महीने नहीं भी लगाते। कुछ ऐसे भी है जिन पे कभी ऐड लगाया ही नहीं, वो भी वायरल है, वो भी ठीक है। अच्छा, वायरल की कोई साइंस नहीं है। अच्छा, यानी कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वो यूजर का बिहेवियर खासतौर पे फेसबुक पे इतना अजीब होता है कि कभी वीडियो हम समझ रहे हैं थकी हुई वीडियो है, कोई व्यू नहीं मिलता। किसी वीडियो को यूट्यूब पे इंतहा का व्यूज मिल रहे होते हैं, फेसबुक पे कोई व्यूज नहीं। किसी को यूट्यूब पे व्यू नहीं मिल रहे और फेसबुक पे ठक करके। ये बिहेवियर डिफरेंट है। असल क्या होता है कि आपकी जिस तरह की ऑडियंस बन जाती है जहां आपको वहां यूजर ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये डीमोटिवेट होने वालों के लिए एक अच्छा पैगाम है। बिलफर्ज मैं अपनी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि मैं कंटेंट जो है ना वो यूट्यूब पे लगाता जा रहा हूँ। एक अरसा आया, मुझे लगा यार शायद मेरा कंटेंट ही ऐसा है जो कि शायद वायरल नहीं हो सकता, लेकिन अल्टीमेटली मैंने वही कंटेंट जो है ना वो फेसबुक पे देना शुरू किया तो वो साथ ही वायरल शुरू हो गया। टिकटॉक पे करे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे करे, सही, बड़ा वायरल होगा। तो फेसबुक पे भी जा रहा है, फेसबुक पे जाए। हर प्लेटफॉर्म की ना नेचर डिफरेंट है। अच्छा। मगर क्या है, ये सारे अल्टीमेटली इफेक्ट करेंगे आपके मेन सोर्स ऑफ अर्निंग को, वहां आप लेके आए। सही है, यूट्यूब पे, ठीक है, और उसको प्रमोट करें। यूट्यूब की भी बात करनी थी एड्स के हवाले से। हाँ, एड्स, अगर आप यूट्यूब से पैसे कमाने आ रहे हैं फिर आप ऐड ना लगाएं, ठीक है, ये मेरा बिलीव। हालांकि कुछ मार्केटिंग वाले मेरे दोस्त कहते हैं ऐड लगाएं। अच्छा, वो जो लॉजिक है वो भी ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं करता, मगर मैं अपने लिए कभी भी आज तक कोई ऐसा यूट्यूब चैनल जिसको मैं समझ रहा हूँ कि मैंने यहाँ से पैसे कमाने के लिए यूट्यूब चैनल बनाया है, मैं उस पर ऐड प्रेफर नहीं करूँगा। हाँ, अगर मैंने प्रमोशन करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, ठीक है, उसके लिए मैंने यूट्यूब, या मैंने एक सर्विस की मार्केटिंग करनी है, उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल है, तो फिर मैं ऐड लगा लूँगा। मगर मैं अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी यूट्यूब पे ऐड नहीं लगाऊंगा। सही। अच्छा, आपने देखे कि अच्छे मिलियंस में जो है ना कुछ लोगों के सब्सक्राइबर्स भी हैं और वो पता नहीं क्यों इतना अच्छा कंटेंट या तो नहीं दे पा रहे हैं। देखें, कंटेंट की नोयत भी वैसी है जैसे पहले था, लेकिन अब व्यूज़ नहीं आते। देखिए, इसमें बड़ी चीज़ें मैटर कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, एक तो ये चीज़ समझ लें कि यूट्यूब व्यूज़ का सब्सक्राइबर से कोई लेना देना नहीं है। सही है, कोई लेना देना नहीं। सही, ठीक है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले हमने एक YouTube चैनल बनाया, बल्कि मैं आपको उसके स्क्रीनशॉट भेजूंगा, वो लगा भी दीजिएगा। जी। और उसके पहली वीडियो अपलोड की, हर हफ्ते को हमने एक वीडियो अपलोड करनी थी। जुमेरात वाले दिन ये वीडियो अपलोड होती है। अगली जुमेरात आने से पहले पहली वीडियो के 25,000 व्यूज हो गए थे। सही, अभी पहली पे? हाँ जी, सही। और अभी 2 वीडियोस लगी, चैनल मोनेटाइज हो गया हुआ है और पहली वीडियो के 50,000 प्लस व्यूज हो चुके हैं। वाह। सब्सक्राइबर भी 3,000 हो गए हैं। सही। अब मेरे पास ही एक चैनल है जिसमें 1 मिलियन प्लस व्यूज भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। उस पे भी किसी वीडियो में सॉरी, इट्स ओके। अच्छा, हमारे पास ना कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, वो भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। मेरे पास चैनल ऐसा भी है जिसमें 1 मिलियन प्लस व्यूज हैं, 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, मगर उसकी भी कभी कभी कोई वीडियो आती है जिसमें 50,000 प्लस व्यूज होते हैं। तो सब्सक्राइबर का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना वही 2 चीजें हैं, फिर याद रखें, CTR कितना है, एवरेज वॉच टाइम कितना है। उसने ये देखना है कि मैं, अच्छा, एक और चीज बड़ी समझनी है आपकी। अक्सर लोग कहते हैं कि उसका कंपटीशन मार्केट से है, वो है, जरूर है,
मगर एक और कंपटीशन है, आपका कंपटीशन आपकी पुरानी वीडियो से है। बिल्कुल। आपने निकालना है, आप हर बंदा जो भी चैनल चला रहा है वो देखे अपने चैनल का 2 चीजें निकाले। एवरेज CTR क्या है, लास्ट मंथ का निकाल। सही। दूसरा एवरेज वॉच टाइम क्या है। सही। और अगर इन दोनों चीज़ों को उसकी कोई नई आने वाली वीडियो ज़्यादा करती है, उसके व्यूज़ उससे ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, इसी की बेस पे क्या होगा, एवरेज CTR, एवरेज वीडियो व्यूज़ और एवरेज वॉच टाइम। ठीक है। इसमें से अगर एवरेज CTR बढ़ेगा तब भी एवरेज व्यूज़, उसके व्यूज़ एवरेज से ज़्यादा चले जाएंगे। अगर एवरेज वॉच टाइम बढ़ेगा तो फिर भी उसके व्यूज़ एवरेज व्यूज़ से ज़्यादा चले जाएंगे। यानी कि अब एक एग्जाम्पल हम करते हैं जी। आपका चैनल है, उसके ऊपर CTR आता है 4। सही। और एवरेज वॉच टाइम आता है 40%। और आप जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसको 5000 व्यूज़ मिल रहे हैं। सही है। अब क्या हुआ, एक आपने नई वीडियो अपलोड की, आपकी वीडियो अपलोड करते ही क्या हुआ कि उस वीडियो का जो एवरेज वॉच टाइम है वो 40% से बढ़ के, जो पहले मैंने कहा था 40% है, वो कुछ 60% आ गया। ठीक है। अब 60% आने से क्या होना है, वो 60% आया, आपके जो व्यूज़ एवरेज 5000 आते थे वो शायद 10,000 हो जाए। सही है। अब ये व्यू तब तक बढ़ते रहने हैं जब तक वो नॉर्मल के पास नहीं आ जाना, जो आपका नॉर्मल है। यानी कि आपका नॉर्मल 40% है, 40 के करीब करीब आ जाएगा तो व्यूज़ आने बंद हो जाएंगे। सही। 40 से नीचे चला जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएंगे, नए व्यूज़ आएंगे नहीं, या वो 2-3 हज़ार आते रहेंगे। अच्छा, फेसबुक पे बिलफर्ज मैंने एक वीडियो लगाई, वो मेरा कंटेंट नहीं था, वो एक ऐसा कंटेंट था जो कि एंटरटेनमेंट के लिए था, लोगों तक गया, वो वायरल हो गया, इवन दो उसके ऊपर 1.1 मिलियन व्यूज़ आए और 100K जो है लाइक्स हो गए। अच्छा, वो वायरल होने के बाद मैं जो अपना कंटेंट लगाऊंगा तो उस पे वो व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या वो वीडियो इसकी वजह बनी है? डेफिनेटली वो वीडियो वजह। देखिए, लोग वीडियोस देखते हैं वॉच में, फेसबुक के अंदर। सही है। वॉच में गए हैं, वहाँ उसने एक वीडियो ओपन किया, ख़त्म हुई, अगली अगली अगली, वहाँ जो वीडियो उसको रोक लेगी वो देखेगा। अब उसका एल्गोरिदम क्या देखेगा, उसका एल्गोरिदम देखेगा यार इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, सही, वो वही वीडियो ज़्यादातर लोगों को दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, इसका भी लाइक से कुछ लेना देना नहीं, या फॉलोअर से। हाँ, ये ज़रूर होता है कि एक दफ़ा आपकी वीडियो, जितने आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से जो काफ़ी सारे हैं उनकी टाइमलाइन पे आती है, जो लास्ट कुछ उन्होंने इंटरेक्शन की होती है, सबकी फिर भी नहीं जाती। सही है, सबको नहीं जाती। जो उन्होंने कुछ ना कुछ इंटरेक्शन की होती है पिछले कुछ अरसे में, उन तक जा रही होती है। या आपकी वीडियो एक वायरल हो रही है। वायरल, यहाँ वायरल से मुराद क्या है कि आपके एवरेज व्यूज से ज़्यादा उसे व्यूज़ मिल रहे हैं। आपके 5000 व्यूज़ आते थे, उसके 10,000 हो गए हैं, तो वो फिर थोड़े और सब्सक्राइबर को दिखाएगा कि यार ये वाली वीडियो नहीं आई है, चंगी है ज़्यादा, तो वो उसको मज़ीद दिखाएगा और दिखाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाता, जब तक वो फिर नॉर्मल पे नहीं आता। सही। तो हमने हमेशा दौड़ 2 चीज़ों के लिए लगानी है, CTR के लिए और यूज़र को रोक के रखने के लिए। उसके लिए आप जितनी स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं कंटेंट में लगाएं। जी, मैं आपको अभी एक टिप बताने वाला हूँ, या मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आपने MD-CAT के एग्ज़ाम में पास कैसे होना। और मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ MD-CAT के बच्चों को। ये 7 नंबर वाला जो पॉइंट है ना, हर बच्चा ये गलती करता है। और जितने बच्चे फेल होते हैं MD-CAT में, उन्होंने ये गलती लाजमी की होती है, और हर पास होने वाले बच्चे ने ये गलती नहीं की होती। अब ये मैंने क्या किया, 30 सेकंड में हुक लगा दी उसे, भाई 7वां पॉइंट लाजमी सुनना ही, क्यूरियोसिटी है। हाँ, यस, तो देखेगा, इस तरह देखेगा। फिर आगे बात कर रहे हैं कि ये एग्जांपल्स हैं, उसमें फिर वो कोई बात करे कि मैं आगे इसकी बात मैं आगे करूंगा। यूजर को बार बार हुक करना है। इसमें यूजर के पास इतनी ऑप्शन है, वो किसी भी वक्त आपको छोड़ के जा सकता है। अच्छा, इसमें यह है कि किसी का तुक्का लगता है और लक की बात भी होती है, लेकिन यह है कि अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करना चाह रहे हैं और किसी प्रॉपर काम कर रहे हैं, उसमें यह है कि आपको समझना ज़रूर पड़ेगा चीज़ों को कि किस तरह से हम अपने काम को आगे लेके। तुक्के वाली बात से मैं एग्री नहीं करता। अच्छा, उसकी मैं आपको ना एक वाक़या से उसका बताता हूँ। जी प्लीज़। मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी पढ़ाता हुआ, मेरा एक स्टूडेंट, और उनका जैसे ही बैच ख़त्म हुआ तो उन्हीं दिनों सुपीरियर का ही एक टीवी चैनल आ रहा था, जिसका उस वक्त नाम उन्होंने A+ रखा था, या पता नहीं, सॉरी A+ नहीं था, कुछ और नाम था, ATV था कुछ। सही है। बाद में उसको न्यू टीवी कर दिया गया। ओके। तो वो उधर उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उधर उन्होंने टीवी चैनल लॉन्च किया, वो इंटरव्यू देने के लिए गया, और जब ओनर के सामने वो गया तो ओनर ने उसको देखा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उसे कहा एनु रख लो, बस। अच्छा। हाल चाल पूछने के बाद उसने कहा इसको रख ले। सही। अब
उसके दोस्तों ने उसके लिए पार्टी की और वो मेरा अभी भी बड़ा अच्छा दोस्त है और अब तो वैसे न्यू टीवी छोड़ के दुबई चला गया हुआ है, वहाँ सेटल है और वहाँ अपना बिजनेस कर रहा है। तो उसके दोस्त कहते हैं यार इसकी ना जुबैर की किस्मत बड़ी अच्छी है। और मुझे मेरी नॉलेज में, मेरी डिक्शनरी में जितनी गालियाँ थी मैंने उनको दी लिटरली, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने गालियाँ दी। मैंने कहा तुम लोगों को शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? 4 साल उस बंदे ने क्या नहीं किया अपने डिपार्टमेंट के अंदर। सही। क्यों उसका फेस सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ओनर को भी याद था। उसने क्या किया था, वो मैस कम्युनिकेशन पढ़ रहा था और उन 4 सालों में उसने अपनी यूनिवर्सिटी में होने वाले हर इवेंट को एज अ रिपोर्टर कवर किया, अपना कैमरा लेके हायर करके। एक मैं उस लड़के को भी जानता हूँ जिस शादी वाले को वो हायर करके लेके जाता था, उसने अपना माइक बनाया हुआ था ZS स्टूडियो के नाम से। सही है। उस माइक पे इवेंट कवर करता था, उसकी वीडियो बनाता था, वीडियो एडिट करवा के उसको यूट्यूब पे अपलोड करता था। सही। 4 साल उसने किया। 2 या 3 दफा उसने उस ओनर के इंटरव्यू किए हुए थे। यूनिवर्सिटी के शायद ही कोई डीन हो जिसका उसने इंटरव्यू नहीं किया हुआ था इसी तरीके से। सही है। और चौधरी अब्दुर्रहमान जो कि सुपीरियर के ओनर थे, उन्होंने जब पहली दफ़ा ऐलान किया था कि हम टीवी चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं, और वो जिस कैमरे से वीडियो बनी हुई थी वो उसका कैमरा था और उसके आगे माइक के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था ZS स्टूडियो। सही। ठीक है, उस माइक वाली वीडियो वो वायरल थी, सोशल मीडिया पे लगी, जहां उन्होंने कहा जी जल्द हम एक टीवी चैनल लेके आ रहे हैं। तो वो इतनी मेहनत करके उसने अब मालिक को, अपने इर्द गिर्द लोगों को ये बावर करा दिया भाई मैंने काम आंदा है। अब उसने ये दिखा दिया, अब मौका आया, मौके को वो वहां पहुंचा। मालिक ने उसे पहले देखा था काम करते, उसने कहा इसको रख लें। डेफिनेटली उसको पता होगा ना कि भाई ये काम जो अपने स्टूडेंट दौर में इतना काम कर रहा है, तो जब मार्केट में आएगा तो अच्छा काम करेगा। सही। तो डेफिनेटली लक, मैं लक से इनकारी नहीं हूँ, मगर ये लक ये नहीं है जो इसे हम समझते हैं। वो शायद कुछ और होगी, मैं शायद उसे डिफाइन ना कर पाऊँ, मगर ये बिल्कुल भी लक नहीं है। ये उस बंदे की वो डेडिकेशन है जो 4 साल वो करता रहा। इसी तरीके से हम सब पे भी होता है। यस। देखिए हमने राइट टाइम पे कुछ काम किए हो ना, शायद उनका नतीजा आज हमें नहीं मिलना होता, 4 साल बाद मिलना या 5 साल बाद मिले, मगर वो मिलना जरूर है। इससे ये भी अखज़ कर सकते हैं कि बस नजर आते भी रहे। हाँ देखिए, आपने नजर आना ना अगले बंदे को। या मैं इसे एक और कह देता हूँ कि जिस बंदे ने आपको जॉब देनी है ना, उसको आज ही आइडेंटिफाई कर लें। सही है। उस पर मेहनत करनी शुरू कर दें। सोशल मीडिया से उसे ढूंढें, देखें कौन कौन बंदा है। फॉर एग्जाम्पल आपने ABC कंपनी में जॉब लेनी है, देखें वहाँ का HR कौन है, देखें कि आपने किस डिपार्टमेंट में जाना है, उस डिपार्टमेंट का HOD कौन है, उसको टारगेट कर दें। सोशल मीडिया से किसी को टारगेट करना कौन सा आसान है? उसको बताएं कि भाई आप ही दुनिया के बेस्ट इंसान हैं इस जॉब के लिए, ये काम आपसे बेस्ट किसी को नहीं आता। उसको नजर आने लग जाए, उसको नजर आने लग जाए। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मैं जब बिजनेस शुरू किया 2016 में, तो मैंने एक बंदे को पिच करना था। मुझे पता था कि ये इवेंट्स वगैरह करवाता है, इसका काम मैं बड़ा अच्छा कर सकता हूँ। मैंने उसे पिच नहीं किया, मैंने पहले किया उसे फेसबुक पे ऐड किया। सही है। अब फेसबुक का एल्गोरिदम मुझे पता था। मैं जब भी हम नए बंदे को ऐड करेंगे, कुछ दिन आपकी पोस्टें उससे नजर आती हैं, पुरानी भी। और मैंने पहले ऐड करने से पहले भी कुछ पोस्ट लगाई, ठीक है, जो मेरे स्किल्स दिखा रही थी। अभी भी आप मेरे फेसबुक पे चले जाएं, आपको शायद कोई पोस्ट नजर आए जिसमें मैं अपने स्किल्स को अपलिफ्ट कर रहा हूँ, या मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये आता है। सही है। क्योंकि अब मैं उसको मार्केटिंग के लिए यूज नहीं करता अपने प्रोफाइल को, मगर मैं जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं करता हूँ। तो मैंने उसको दिखाया कि ये मुझे काम आता है। फिर जब उसने मुझे ऐड किया, फिर मैंने कुछ दिन उसके साथ चैट की, उसके कमेंट्स देखे, वो क्या चीज़ें करता है वो। हाँ, उसने खुद मुझसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं। मैंने उसे बताया कि मैं ये काम करता हूँ, वही बताया जिसकी उसको ज़रूरत थी। सही है। उसने कहा हमारा ये इवेंट है, इसका फेसबुक पे कुछ हो सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं, यही तो मुझे आता है, यही तो मैं चाहता था। हाँ, मतलब उससे तो मैंने ये कहा ना यही तो मुझे आता है। जबरदस्त। उसने कहा आ जाए मीटिंग के लिए। मैं मीटिंग के लिए पहुंच गया, और मैंने उसके इवेंट की को मुझे पता था ये इतना अच्छा इवेंट लाहौर में करवा रहा होता है, उसकी मार्केटिंग सोशल मीडिया पे 0 है। तो उसने मुझे काम दे दिया। अच्छा, ये वैसे फिल्मी सीन है एक? नहीं, फिल्मी नहीं है, ये होता है ऐसे ही। हाँ। आप अब लिंक्डइन पे टैग करें ना, देखें, मैं कहूँगा कि हम लड़के हैं जो आजकल, ये किसी लड़की का नाम जाने बगैर उन्हें कहीं मॉल में नजर आती है, वो उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ढूंढ लेते हैं। वो उसका लिंक्डइन चलो नहीं, इंस्टाग्राम ढूंढ लेते हैं। इंस्टाग्राम से उसको करते हैं, स्टॉक करते हैं, उसको ऐड करते हैं, व्हाट्सएप पे ले आते हैं,
चैटिंग शुरू कर देते हैं तो ऐसे क्लाइंट को क्यों नहीं कर सकते? यस आपने देखना क्या है कि आपने पहुंचना किस तक है। सर, हम गलत जगह पे अपनी इंटेंशन हाँ, लगा रहे हैं। Yes. वो उस उम्र के वो तकाजे भी हैं Yes. वो भी लगाएं, ठीक है। वो मैं मना नहीं करता उससे, मगर उसके साथ साथ ये देखें कि आपको फायदा कौन से देना है। Yes. उधर भी आए, उसको यूटिलाइज करें। मैं एक बच्चा है मेरा, बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, तो वो उसने ना फाइवर पे और अपवर्क पे अकाउंट बना लिया और रोज मुझे कह रहा है कि सर बंदा नहीं आ रहा। मैं एक दिन मैंने उसे कहा, मैंने कहा ਅੱਜ तक जिन्नियां तू लड़कियां सैट कीतियां ने मेरे को पूछ के कीतियां ने मैं ਤੈਨੂੰ तरीका दसिया? ये भी सही। कहता नहीं। तो मैं कहा जिस तरह यूनिवर्सिटी जाके लड़कियों को सेट करते हो ना, उनको नंबर लेते हो ना, ऐसे क्लाइंट से भी ले, फेसबुक पे ले, इंस्टा पे ले, लिंक्डइन पे ले, कहीं से लो, उनको पिच करो। और उसको ये बात समझ आ गई। अच्छा। ये दिन हैरान हुआ जब उसने मार्क जकरबर्ग के 5-6 दोस्तों को ऐड कर लिया अपने फेसबुक पे और उनमें से एक उसका क्लाइंट है। ओह माय गॉड। उस जो लोग उसकी फेसबुक में ऐड हैं, अच्छा, जो उसकी मुख्तलिफ पोस्ट पे कमेंट करते हैं, चीजें करते हैं, उसने उनको ऐड किया हुआ। हैरानी वाली और उनमें से एक से उसका क्लाइंट है, उसको सर्विसेज दे रहा है एसईओ की। अच्छा। उसकी कंपनी के लिए। सही है। तो जो करना चाहे वो कर सकता है। वो आपने देखना है कि मेरा क्लाइंट कौन है, ढूंढना है बंदा, हिम्मत वाले बस ढूंढ लें। देखिए सोशल मीडिया में मुश्किल नहीं है, बंदा ढूंढना मुश्किल नहीं है, तो ढूंढें और उस तक पहुंचे। अच्छा, आपने बात की ना कि मतलब कर लेंगे किसी ना किसी तरह। हाँ। बाकी जगहों पे भी तो हम टाइम लगाते हाँ। हैं। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो आपने इन्फ्लुएंसर्स की भी हमने बात करनी है, लेकिन मैं ना चूंकि इसको रिलेट कर पा रहा हूँ पिछली बात से, हम देखें सोशल मीडिया में कहीं ना खौफ ज़्यादा भी हैं कि आज कोई बात की, क्या हमारी बात को काट काट के कोई ऐसा जुमला ना बना दिया जो कि मेरे ही पुट्ठे पाइए सानू। और साथ में दूसरी बात ये कि हमारी जो माएँ बहनें हैं वो सिक्योर नहीं है, फेक इमेजेस, ठीक है, चाहे उनकी अपनी शक्ल भी हो, वो किसी और जगह पे लगाई जा रही है। और ये बड़ा सोशल मीडिया अजीब सा जो है ना वो चल रहा है। आप इसको किस तरह देखते हैं और क्या करना चाहिए? देखिए इसमें जो पहली बात है ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें यूज़ करने की, ये तो बड़ा कॉमन है और ये हो रहा है। और जितने भी फेमस लोग हैं वो इसको फेस कर रहे हैं। सही। और ये होता रहेगा और ये इससे भी बुरा होगा शायद। अच्छा। हमें सीखना ये है एज एन ऑब्जर्वर या एज अ, जिसे आप कहते हैं ना, हम कंज्यूम कर रहे हैं ना कंटेंट जी, एक कंज्यूमर के तौर पे हमें ये लर्न करना पड़ेगा कि किस चीज़ पे हमने बिलीव करना है और किस पे नहीं करना। ये इन्फ्लुएंसर्स के मसले रहेंगे मेरे ख्याल में। ठीक। और ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि मेरा दिल नहीं चाहता कि बंदा फेमस हो। अच्छा। खासकर इस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हमें मेहनत करनी पड़ती है ये बताने के लिए कि हम सच्चे हैं, हम ईमानदार हैं। इसके बरक्स हम दूसरी सोसाइटी की बात करें ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ लोगों को मेहनत करनी पड़ती है ये बताने के लिए कि हम डिसऑनेस्ट हैं, हम 2 नंबर हैं। यहाँ इस सोसाइटी में हर बंदा पैदा ही वो कहते हैं कि डिसऑनेस्ट या बेईमान के टैग के साथ है। yes. फिर उसे मेहनत करके अपना टैग बदलना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि मैं ट्रस्टवर्दी हूँ। मगर आप बाहर चले, उनको सबको लगेगा यार ये उनके माइंड में नहीं होगा कि बंदा धोखा भी करेगा। तो ये चीज़ इस सोसाइटी में रहते हुए हमारे साथ रहेगी। दूसरी जो बात आती है पिक्चर्स की, उनके साथ उसको फेक बनाने की, ये भी कॉमन है। इसमें अब 2 सिनेरियो है। पहला ये कि फेक, सही। दूसरा एक और इश्यूज भी सामने आता है कि फेक नहीं भी है। मैंने अपलोड की, मसलन कुछ दिन पहले मैंने एक तस्वीर देखी, मेरे एक जानने वाली हैं, वो यूट्यूबर हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ज़्यादा रिपोर्टर काम कर रही हैं। उनकी एक तस्वीर बड़ी वायरल। अच्छा। और मैं उसे कहता हूँ कि लोगों की वीडियोस वायरल होती हैं, तुम्हारी तस्वीरें वायरल होती हैं। और उससे पहले एक दिन एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो शायद किसी मोटरवे के ऊपर ना, किसी जो माइलस्टोन्स होते हैं ना, उनके सामने खड़े होकर उन्होंने पिक्चर बनवाई। अच्छा। और उन्होंने पिक्चर के उसकी कैप्शन, किसी ने पिक्चर पोस्ट की अपने पेज के ऊपर और लिखा जी मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और मुझे एक नौकर की ज़रूरत है, रिहाइश भी दूंगी, खाना भी दूंगी, और आगे कोई 2-3 बेहुदा बातें भी लिखी। और अब उसके नीचे पता नहीं हज़ारों में कमेंट्स और 1000 लोगों ने उसे रीशेयर किया हुआ है। अब
मैं जब उसको देखता हूँ तो यार मैं अपने तौर पे सोचूं तो मैं कहूँ यार ये बड़ी हिम्मत चाहिए अब इसको बर्दाश्त। मगर जो बंदा ऑनलाइन आ गया है उसको ये जान लेना चाहिए कि ये होगा। ये हो सकता है। हाँ, ये कभी भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी ऑनलाइन हो सकता है, कुछ भी ऑनलाइन सेव नहीं है। एहतियात ना ही तो आपके ज़रूरी। अकाउंट्स सेव हैं, नहीं सही, बिल्कुल। वो हैक हो सकते हैं, ना ही आपके बैंक अकाउंट सेव है, ना ईमेल आईडी, सर्वर फेसबुक के हैक हो जाते हैं, गूगल के हैक हो जाते हैं, तो हम क्या चीज़ हैं, कुछ भी सेव नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ऑनलाइन आने से मना नहीं करता, मैं ये कहता हूँ ज़रूर आएँ, मगर है। पहले से ये चीज़ें क्लियर करके आएँ। ठीक। या तो इसे मान लें कि ठीक है, अगर हो भी जाता है इस तरह का मामला हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मेंटली आपको फ़र्क पड़ता है तो उसको प्रिकॉशंस के साथ आएँ। तो आपने देखना ये है कि आप ऑनलाइन आ रहे हैं तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं, और आप इसको लेट इट जो भी होने दें, होता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस एटीट्यूड के साथ आएंगे तो गुड टू गो है। अगर आप समझते हैं आपको फ़र्क पड़ेगा, आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, तो आप फिर प्रिकॉशंस के साथ आएँ, लिमिटेड आएँ, हर चीज़ ना शेयर करें, लिमिटेड देखें। जैसे अब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट करें बस, ठीक है, पर्सनल लाइफ को ना शेयर करें, सही। जितनी मिनिमम कर सकते हैं उतना करें। ये आपने करना है, बच्चों को ना शेयर करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बंदा तब सफ़र करता है जब बच्चे सफ़र करते हैं, अच्छा, फैमिली सफ़र करती है। अच्छा, ये व्लॉगिंग में भी देखे ना कि आप वो कोई अपना टूर करवा रहा है तो थोड़े दिन बाद चोरी हुई होती है। हाँ, बड़े तो मसले उसमें हैं ये, प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं, आप उसको सारा कुछ बता देंगे, उसके इश्यूज़ हैं। मैं आपको मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं, मैं एक दिन अमेरिका में था, मैं और मेरी बेटी, तो बेटी ना रोती रोती एकदम आई, मुझे सोए को उठाया। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कहती है बाबा ये देखिए मुझे इंस्टाग्राम पे एक लड़का मैसेज कर रहा है, कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारी न्यूड्स हैं, मैं इनको अपलोड कर दूंगा। तो कहते मैंने पहले उससे पूछा तुम्हारी कोई ऐसी तस्वीर है उसके पास? कहती नहीं। मैंने कहा फिर क्या मसला? कहती फिर मैंने उसे ना उस वक्त तो मैंने सुला दिया, सुबह मैंने उसको दोबारा कंसोल किया। मैंने कहा मेरी बेटी बात सुनो, अगर तुम्हारे न्यूड्स उसके पास हों भी ना, फिर भी कोई मसला नहीं, तुमने मुझे बताना है। सही है। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ा मसला पता क्या है कि दोनों केसेस में वो असल हैं या फेक हैं, दोनों केसेस में नकली असली की बात ही नहीं अभी हो रही, बच्चा ब्लैकमेल हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ उसको सबसे पहले, और पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को इतनी हिम्मत दे सकें कि वो उनके पास आके इस तरह की बात बता सके कि हो गया। देखिए कोई मसला है ना, हमने भी बड़ी गलतियां की होंगी, पहले इत्मीनान में नहीं। हाँ, बच्चे को ये इतना हौसला दें कि वो आपसे आके शेयर कर सके कि ये एक ऐसा काम हो गया। अब क्यों ये बताना ज़रूरी क्यों है कि अगर वो नहीं बताएगा, वो जिस गनचक्कर में जिस उस में फंसेगा मसले में, वो उससे बड़ा होगा, उसको ब्लैकमेल करेगा, फिर उससे ब्लैकमेल करके पता नहीं क्या करवाएगा। इज्जत, पैसा और मेंटल टॉर्चर डिफरेंट है। मैं 2016-17 की बात है, मेरे पास एक कुलीग के रेफरेंस से एक लड़की आई, उन्होंने कहा यार इस लड़की का एक मसला है, ये हल कर दें। मैंने कहा जी क्या मसला है? उसने कहा यार इसका ना, लड़की ने मुझे बताया, कहती मैं जो घर में बात करती हूँ, अच्छा, मैंने किसी से फ़ोन पे बात की होती है, मैंने कोई तस्वीर मेरे मोबाइल में है, वो एक बंदे के पास पहुंच जाती है। मैंने कहा यार ये क्या मैं एक तो मैं खुद भी हैरान हो गया, मैं कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा अच्छा मैं आपको इसको बताता हूँ, कुछ सोचने दें। फिर मुझे ना अगले दिन ख्याल आया कि इसका मोबाइल पकड़ते हैं। सही है। मैंने कहा जी अपना मोबाइल लेके आए। कहती मुझे भी मोबाइल पे लगता है, और मैं मोबाइल पे अब किसी को कॉल वगैरह नहीं करती, क्योंकि मैंने जिससे भी कोई बात की है उस बंदे को पता होती है। ख़ास तौर पे उसने बताया कि मेरा एक रिलेशन है, उससे जो मैं बात करती हूँ, फ़ोन पे करूँ, मैसेज पे करूँ, उससे मिल के बात करूँ, वो उस बंदे को पता होती है। अच्छा, मैं भी उसका फ़ोन मंगवा लिया, मैंने उसकी सारी ऐप्स देखी, कोई मुझे नहीं नज़र आई। मैंने कहा यार क्या है? फिर मैं सेटिंग, एंड्रॉयड था, उसकी सेटिंग में जाके जहाँ सारी ऐप्स नज़र आती हैं, अच्छा मैंने पहले डेस्कटॉप पे जो आइकन्स होते हैं वो देखे, वहाँ कुछ भी मुझे कोई ऐसी ऐप नहीं रही जिस पे मैं शक कर सकूँ, कुछ भी सस्पिशियस नज़र नहीं है। मैं उधर चला गया, उधर एक ऐप का नाम नज़र आ गया। अच्छा मैं उसको उधर जाके ढूंढूं, उधर मिले ना, सेटिंग में मौजूद है। सही। मैंने कहा अच्छा, अब मैंने उसको गूगल करना शुरू कर दिया। सही है।
सर्च किया, मुझे कोई पता चल गया कि ये क्या हो रहा है। एक वेबसाइट आई, मैंने उस वेबसाइट पर लॉगिन किया, पता चला वो $10 पर मंथ लेते हैं, एक एपीके देते हैं आपको, आप किसी के मोबाइल में वो एपीके इंस्टॉल करें। एपीके इंस्टॉल करने के बाद आप उसका माइक्रोफोन, आप उसका फ्रंट कैमरा, आप बैक कैमरा, आप उसकी कॉल, उसके मैसेजेस, व्हाट्सएप का डाटा नहीं जाता था, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स, जिस टाइम भी व्हाट्सएप ओपन करेगा वो स्क्रीनशॉट भेजना शुरू कर देगा आपको। वो वेबसाइट ही आपको एक पोर्टल देती है, उस पोर्टल के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। किसी भी वक्त अभी यहाँ बैठे वो आपका मोबाइल का कैमरा, तो कैमरा कह रहा हूँ, कैमरा ऑन भी कर सकता है, रिकॉर्डर ऑन करके वो बातें सुन सकता है, उसको रिकॉर्ड भी कर सकता है। तो वो उसके साथ ये हो रहा था। फिर वो एप्लीकेशन डिलीट की? डेफिनेटली वो एप्लीकेशन डी, मैंने फ़ोन ही सारा रीसेट करवा दिया। मगर मैं कहता हूँ $10 क्या हैसियत है $10 की? $10 के अंदर एक बंदे की ज़िंदगी अजीरन कर सकता है यहाँ बंदा। तो ये हमें लर्न करना है कि यार हम क्या चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं, हमें एहतियात करनी है। मगर अब इसमें आती है कि किसी भी इस तरह के किसी तरीके की वजह से अगर वो, इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई, वो भी बड़ी वायरल हुई थी कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। उसमें यही चीज़ें थी कि यार ये चीज़ें ज़रूर देखें। कुछ भी ऐप करते हुए वो ऐप आपको किस तरह नुकसान पहुंचा सकती है, वो सब कुछ उसमें बड़ा डिटेल में 1 घंटे डिस्कस हुआ हुआ है। तो अच्छा, हम वापस इस पे आते हैं। तो आपने ये देखना है कि किसी भी तरीके से वो कंटेंट उसके पास चला गया, आपने खुद भेजा है या उसने मोबाइल हैक किया, व्हाटएवर, अगला प्रोसेस ये होना चाहिए, आपको ब्लैकमेल नहीं होना। वो उससे वर्स्ट है। वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स रोक सकते हैं। सही। आप बच्चे नहीं रोक पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उनका ना उतना एक्सपीरियंस होगा, ना उनका उतना एक्सपोजर होगा, ना उनमें उतनी कर्ज होगी कि वो उसको हैंडल कर सके। बिल्कुल। उसके लिए उसे कोई बड़ा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वो बड़ा वन एंड ओनली, मैं तो ये कहूँगा, माँ बाप ही हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता। बाहर वाला बिगाड़ देगा, वो कुछ ना कुछ और करेगा ना, वो कोई और फायदा उठा सकता है। जिसको बताने लगे हैं पता नहीं उसका क्या मोटिव्स हो, वो उससे कोई और ना ले। मैंने बड़े केस देखे हैं जो आते हैं जिनका खास तौर पे इंस्टाग्राम हैक होता है लड़कियों का, और उनकी चीज़ें ले लेते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स को चाइल्ड को जो है ना, वो पेरेंट्स का इत्मीनान दोनों का लेना पड़ेगा। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो आप इतना आपको फ्री कर दें बच्चे को, मतलब कि बच्चे को, अच्छा मैं ये नहीं कहता आप बच्चे के दोस्त बन जाए, मगर बच्चे को लगे आप उसके दोस्त हैं, उसको यही लगना चाहिए, मतलब लिमिटेड। हाँ, आप दोस्त बने ना बने, मगर बच्चे को ये लगे कि ये मेरा बाप, मेरा या माँ मेरी दोस्त है, मैं इससे हर चीज़ डिस्कस कर सकती हूँ, तो लेट इट बी, उसको करने दें। एक दोनों में से एक बन जाए ना, अगर डांटना ही है, दूसरा डांटने का फ़र्ज़ सर अंजाम देना शुरू कर दे, एक दोस्त बन जाए, ताकि वो उससे हर चीज़ आके डिस्कस करें। हाँ, हेल्पिंग हैंड रहे, क्योंकि ये नई जनरेशन के मसाइल होने ही होने हैं, आगे ज़्यादा होने हैं, और लग रहा है वर्स्ट होंगे। मुझे भी यही लगता है, मुझे लगता है कि बहुत ही अजीब व गरीब होंगे। अभी भी बहुत हो रहे हैं, मगर आगे इससे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, हम कंपैरिजन कर सकते हैं बाहर की कंट्रीज को, लाइक इंडिया को कर लें? वो वहाँ भी होते हैं, सबके साथ है, वहाँ हो चुके हैं। अब वहाँ वो इनको सीरियस ही नहीं लेते। सही। वो इससे गुजर चुके हुए हैं, तो हम अभी उसमें एंटर हो रहे हैं इस ऑनलाइन ईरा में। जहाँ वहाँ जब आए थे तो उस वक्त आपने देखा इंडिया में मूवीज भी बनी है MMS के ऊपर, और वहाँ बड़ी चीज़ें हुई। तो अभी वहाँ मौजूद है अभी भी, ये नहीं कि नहीं है, मगर एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अब इससे निकल आई हुई है। लोगों को थोड़ा सा सिक्योरिटी का भी पता है। सही है। बच्चों को सिक्योरिटी का बताएं, खुद भी अवेयरनेस बेसिकली कि ऑनलाइन सिक्योर कैसे रहना है, मैक्सिमम सिक्योर है। आपके मोबाइल के अंदर आपकी जो इमेज चीज़ें पड़ी हैं वो सेव नहीं है, ये याद रखें, ये पता होना चाहिए इंसान को। कुछ भी सेव नहीं है। हाँ, कुछ भी जो आपके मोबाइल के अंदर, जो स्मार्टफोन के अंदर पड़ा है, इसको सेव मत समझे। तो इसलिए उसके अंदर वही रखें जिसके पब्लिक होने से आपको कोई डर नहीं। ये वन एंड ओनली वन लाइनर है कि उसके अंदर सिर्फ वही चीज़ रखें जिसके किसी को पता चल जाने से आपको कोई मसला ना हो। सही। बाकी चीज़ें फ़ौरन डिलीट करें, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बनाई ना। अच्छा, इन चीज़ों को आपने कभी फेस किया कि लाइक, चले मैं इसको सवाल करूँ कि यूँ लेके जाता हूँ कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं बाकी चीज़ों में, वो रात के वक्त जो है ना, वो जाग के जो है वो अपना काम कर सत्यानाश किया होता है। सर ये हल्के पड़े होते हैं और वो रातों को जागते हैं, उनकी कोई रूटीन नहीं होती। अच्छा, आप किस तरह मैनेज करते हैं और IT वालों को किस तरह मैनेज करना चाहिए? अच्छा, IT
में ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक। उसकी पहली रीज़न तो ये है कि मोस्टली जो आईटी के लोग हैं ना, वो काम कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइम जोन में। सही। पाकिस्तान में भी कर रहे हैं और अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में भी कर रहे हैं। तो टाइम जोन डिफरेंट हो गया, वहाँ के हिसाब से जागना पड़ता है। फिर दूसरा एक इशू होता है कि हमें फोकस चाहिए होता है। सही। और फोकस पता नहीं क्यों मुझे आज तक इसकी रीज़न नहीं समझ आई। जितनी ज़्यादा खामोशी और जितना तन्हाई होगी, मैं उतना अच्छा परफॉर्म करता हूँ। ये भी सही। मुझे एक रिसर्च वर्क कोई काम करना है जो मेरे लिए नया इशू है, मैं तन्हाई में बैठ के अच्छे तरीके से कर सकूंगा। सही। अच्छा, हम राइटर्स का भी वैसे ये है। तो वो अब क्या होता है कि उसके लिए भी फोकस होता है, इसलिए हम रात ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है। किसी ने आना नहीं, किसी ने फ़ोन नहीं करना, कोई दही लेने का नहीं कहेगा, कुछ और चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, तो इसलिए। मगर यही हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहा है। डिप्रेशन में चले जाते हैं। डेफिनेटली जो बंदा रातों को जाग रहा है उसे तोहफे में एंजाइटी और डिप्रेशन मिलने वाली है। और दूसरी कमर दर्द। सही। अगर उसका पोस्चर ठीक नहीं है तो कमर दर्द भी। ये प्लेजेंट गिफ्ट नहीं है फिर। हाँ, ये गिफ्ट प्लेजेंट नहीं है, मगर ये मिलने वाले हैं। yes. तो इसके लिए पहले से मुझे 2017-18 में आइडेंटिफाई हुआ कि मुझे माइग्रेन है। अच्छा। और मुझे ऐसे दर्द होती है कि मेरा सर फटने वाला हो जाता है। और एक दफ़ा मेरे साथ ऐसे भी हुआ कि मैं रोड पे गाड़ी साइड पे लगा के बेहोश हो गया। मैं सब समझ आ रहा था, माइग्रेन शुरू हो जाती है और वो दर्द इतनी होती है कि समझ नहीं आती, मतलब कि बंदा होश में होता है। तो मैंने ना अपने लाइफस्टाइल को बड़ा मॉडिफाई फिर किया हुआ। मैं सुबह टाइम पे उठता हूँ, अर्ली राइजर हूँ, 10-10:30 बजे सो जाता हूँ। अच्छा। और स्क्रीन टाइम को बड़ा मैनेज करता हूँ कि कम से कम हो। मोबाइल, लैपटॉप, एलईडी, ऑफिस में एलईडी, तीनों पे शिफ्ट करता रहता हूँ। सही है। काम को कहीं ना कहीं, कभी उस पे और इस तरीके से मैनेज करता हूँ। और सोने की रूटीन अच्छी है। दूसरा, मेरी नेचर थोड़ी जोली है, वो बड़ी हेल्प आउट करती है। अच्छा। कि वो जितना हम फोकस होके काम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से जो मेंटल स्ट्रेस हुई होती है वो जब आप रिलीज हो जाता है। और मेरे ख्याल में रूटीन अगर मैनेज करे ना आईटी, ये मेरे ख्याल में हर दूसरा बंदा जो आईटी फील्ड में है उसको ये फेस करना पड़ा। उसकी नींद के मसाइल हैं। सही है। और उसकी रीज़न यही डिफरेंट टाइम जोन है। तो उसको अपनी एक रूटीन बनानी चाहिए। बस मैं तो ये कहूँगा, रूटीन लैपटॉप यूज़ करने की और काम करने की। हाँ, लैपटॉप अगर आप मूवी देखने के लिए कर रहे हैं या कोई और आपके इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो वो एक अलग है, कर रहे हैं उसको भी, ठीक है। मगर काम की रूटीन ज़रूर कर दें। अपने टाइम जो है ना, टाइम स्लॉट में कर लें कि यार मैंने इस टाइम पे काम करना है। रूटीन बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसमें आप मैनेज हो जाएंगे। सही। और आप मैनेज होंगे, लाइफ भी मैनेजमेंट के साथ चलेगी। फिर आपके जो स्लीप मैनेजमेंट है वो अच्छी होगी और काम पे भी अच्छा फोकस अच्छा होगा। सही। मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन ना लास्ट में मैं चाहूँगा कि क्योंकि मैंने आपकी पोस्ट भी लगाई थी कि आप आ रहे हैं, तो कुछ सवालात मेरे पास आए थे, तो मैं उसको जो है ना जल्दी इसमें ऐड करना चाहूँगा। ये मुबीन अहमद है, सोशल पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका एक सवाल आया था कि फ़ेसबुक से किस तरह पैसे कमाए जा सकते हैं, या पाकिस्तान में रहकर यूट्यूब से डॉलर्स कमा सकते हैं। मैं तो दोनों से कमा रहा हूँ। सही है। किस तरह कमाए जा सकते हैं? ज़बरदस्त, अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है। देखिए, यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन तो सबको पता है ऑन होती है, फेसबुक पे भी हो जाती है। अभी फेसबुक पे ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं है, मगर आपको मुख्तलिफ कंपनीज मिल जाएंगी जो आपको मोनेटाइज करवा देंगी। सही। या आप बाहर के किसी बैंक अकाउंट के थ्रू करवा सकते हैं। अगर आपको कोई रिलेटिव दुबई में या किसी और कंट्री में जहाँ मोनेटाइजेशन अलाउ है, वहाँ से आप उसे मोनेटाइज करके अर्निंग कर सकते हैं। सही। इनका यही अगला सवाल भी यही है कि ऑफिशियल मोनेटाइजेशन ऑन कब हो सकेगी पाकिस्तान? इसका भी कोई नहीं है। कोई अभी पीछे इनका एक ब्लॉग आया था कमिंग, आप कह लेंगे वो, उससे यही मैंने जो किया था कि बहुत जल्द पाकिस्तान में आ रही है। सही। मगर अभी तक वो बहुत जल्द आया नहीं है। सही है। और सोशल मीडिया के असूल व ज़वाबित होने चाहिए। डेफिनेटली चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और उसकी मैं कहता हूँ 2 चीज़ें इसमें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो कोई ऐसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम करें। पाकिस्तान में साइबर सेल तो बने हुए हैं FIA के, और मगर वो इतने कम लोग हैं और केसेस इतने ज़्यादा हैं कि वो सिर्फ मेरे ख्याल में हाई प्रोफाइल केसेस को ही करते हैं। हाई प्रोफाइल से मतलब जहाँ ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, जहाँ डैमेज ज़्यादा हो रहा है। मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं 1-2 दफ़ा मुख्तलिफ केसेस के लिए वहाँ गया हूँ, तो इसलिए वो जो आम रूटीन में जहाँ एक आधा बंदे का कुछ हो रहा है, तो वहाँ वो नहीं इतना फोकस कर रहे होते। और उसकी रीज़न वो स्टाफ कम है। अच्छा। छोटा सा ऑफिस हैं, वो वहाँ हर टाइम रश होता है जब भी जाएंगे आप। तो इसलिए इस पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और
हर तरीके से, जैसे बैंकिंग के लग गए हैं, इस तरह के इशू, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसके बहुत सारे रूल्स इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, बहुत सारे रूल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हुए हुए हैं लॉज, मगर उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो होने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और सवाल हमारे पास आया है। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया से मनपसंद कमाई की जा सकती है, क्या इस बात में सदाकत है? मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि इसकी एग्जांपल ऐसे है कि हम एक दरिया के किनारे पे बैठ जाते हैं, मछली पकड़ रहे हैं। अच्छा, जितनी देर बैठे रहेंगे पकड़ते हैं। बड़ी प्यारी एग्जांपल दी, वाह 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 वाह। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी देर बैठे हैं। या हाँ, कुंडे से लगाइए हाँ, कि नहीं। फिर अगला ये आ जाएगा कि आपने मछली पकड़ने का कितना एक्सपीरियंस हो गया। जितना एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा उतनी ही ज्यादा कम वक्त में ज्यादा मछलियां पकड़ेंगे। एग्जैक्टली। तो ये इसका पेट रूल है। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है, पब्लिक ओरिएंटेड कंटेंट क्या है? देखिए, पब्लिक ओरिएंटेड तो अब एंटरटेनमेंट भी पब्लिक ओरिएंटेड है, पब्लिक देखना चाहती है। अब एजुकेशन बेस्ड कंटेंट है, वो भी जो भी कोई देखना चाहता है। और उसमें मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने देखा है कि लोग गालियां निकाल रहे हैं, उसको भी लोग देख रहे हैं। लोग नातें भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको भी डिसलाइक आए हैं। इस्लामिक कंटेंट है वो भी देख रहे हैं लोग। टॉप का इंटरनेट हमारी ना, मुझे ये अक्सर लगता है कि हमारी ना दो एक्सट्रीम्स हैं। एक है कि हम सनी लियोन को भी फुल व्यूज देते हैं, हम मौलाना तारिक जमील को भी फुल व्यूज देते हैं। हम दोनों तरफ हैं, ठीक है। तो दोनों तरह, हर तरह का कंटेंट देखा जाता है। आपने ये देखना है कि आप किस चीज में मास्टर है, आप कौन सा कंटेंट अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, उसमें एक चीज जरूर देखें, दो कह लें। एक, आपके कंटेंट से देखने वाले की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है, चाहे वो इंटरटेनिंग है। देखें, इंटरटेनमेंट देखना भी मेरी जरूरत है। सही है। मैं एंटरटेनमेंट देखूंगा, मैं रिलैक्स होऊंगा, मैं मुस्कुराऊंगा, मेरे चेहरे मुस्कुराहट जरूरी है ना, वो जरूरी है। मगर अब उसके साथ क्या है, एक वैल्यू क्या दे रहे हैं, दूसरा क्या आपका कंटेंट कहीं मिसलीड तो नहीं कर रहा। आप इंफॉर्मेशन के चक्कर में या एंटरटेनमेंट के चक्कर में उसे किसी ऐसी तरफ तो नहीं लेके जा रहे जिस तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। ये ना करें। ये भी सही है। अच्छा, हमने बात की थी ना कि स्पेंडिंग करनी चाहिए एड्स के हवाले से, और फिर दूसरी बात हमारे पास ये पॉइंट भी आता है कि हमारा मोबाइल जो है वो हमारे हाथ में होते हुए किसी और के हाथ में भी है, मतलब हैक भी हो सकता है, सारे मामलात भी। तो उसी को देखते हुए हमारे पास सवाल आया कि कोई एटीएम कार्ड फेसबुक एड्स के लिए यूज़ करें तो कोई और भी इसका मिसयूज़ कर सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। थोड़े दिन पहले मेरे साथ हुआ। अच्छा। मैंने अपना एड अकाउंट ओपन किया, उसमें एक कैंपेन चल रही है। अच्छा। जिसपे $700+ यूज हो चुके हुए हैं। और मैं शॉक्ड, मैंने कहा यार ये कितने हो गए। मैंने कैंपेन को बंद किया, डिलीट नहीं किया, सपोर्ट पे बात की। उन्होंने कहा कि भाईजान ये मैंने नहीं की, मेरे $700 वापस करो। अभी ये चैट चल रही है, उतनी देर में $700 समथिंग की मुझे इनवाइस आ गई और मेरे अकाउंट से पैसे बैंक अकाउंट से भी कट गए। तो 3-4 दिन कैंपेन चली। फिर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेरी एडवर्टाइजिंग है, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं पीपीसी कैंपेन्स करता हूँ, तो मेरे एक मैनेजर मिला हुआ। सही है। उस मैनेजर से 2-3 बात चली, 3 दिन बाद उन्होंने मेरे $700 माइनस कर दिए। मेरे अकाउंट में नहीं भेजे। अच्छा। मगर उन्होंने मेरा अकाउंट था फेसबुक एड अकाउंट, वहाँ माइनस में कर दिया कि मैं स्पेंडिंग कर सकता हूँ मजीद। तो ये होता है, हो सकता है, हर किसी के वापस भी नहीं आते। अच्छा, ये भी है, तैयार रहें। हाँ। अच्छा, एक और सवाल आया हमारे पास, गालिबन ये सेकंड लास्ट है। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने सार्फिन को आज़ादी इज़हार राय का इस्तेहकाक देते हैं? या आईटी से तो नहीं रिलेटेड, लेकिन इसका देखें, वो अपने मुताबिक देते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है ना, उनके मुताबिक जो आज़ादी इज़हार राय है वो उसके मुताबिक देते हैं। सही, ठीक है। सोशल मीडिया पे जो लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जैसा कि एक मखसूस पार्टी है जिनका नाम लिखने से भी अकाउंट्स उड़ा दिए जाते हैं, क्या ऐसे लोगों के लिए आपके तजर्बे में कोई मशवरा? उस नाम चेंज करके अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ करें। ठीक है, फिर नहीं उड़ेगा। हाँ, अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ करें। देखें, वो नाम का मुझे जहाँ तक आइडेंटिफाई हो रहा है, वो इधर क्या कहते हैं, यतीम खाने के पास जो पार्टी है उसका। तो आप अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ करें। सही है, वर्ड चेंज करें जिसको वो आइडेंटिफाई ना करे। मैंने उसके लिए 2 स्ट्राइक्स खाई हुई हैं, बड़ी बुरी।
तो बचें उससे। बचत हो सकती है हाँ, उससे। बचत करने का यही तरीका है कि आप अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ करें। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, वो मतलब मैं एज इट इज़ तो नहीं पूछूंगा क्योंकि वो ठीक नहीं है, लेकिन उसका मैं जो है ना लबो लुबाव आपके सामने रखता हूँ। लाइक जो इंसान अपने आप को एक्सपर्ट बना रहा है लेकिन खुद उसकी एक्सपर्टीज नज़र नहीं आ रही है कि अच्छा वो जो कह रहा है लेकिन वो ऐसा नहीं है, बाअमल के तौर पर कह ये रहे बड़ा कॉमन है सोशल मीडिया पे। देखिए, अब मुझे ये नहीं समझ आती हमें क्यों ज़रूरी क्यों है। हैं। बीसी बंदा आया है, वो मुझे आके कहता है कि यार मैं आपको एग्जांपल बता, मेरे सामने बंदा बैठा है, सही। वो कहता है यार मेरे ना 80 यूट्यूब चैनल है और ही डजंट नो कि मैं यूट्यूब का मेरा क्या काम कर रहा हूँ, उसको इतना नहीं पता था। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार, मैंने उससे 3-4 क्वेश्चन पूछे, उसको कुछ पता नहीं चला, मगर मैंने 3 क्वेश्चन के बाद आइडेंटिफाई कर लिया ये झूठ बोल रहा है। मगर मुझे क्या ज़रूरत है उसको बताने की, क्यों उसको शर्मिंदा करें? या शर्मिंदा करूँ या बताने की, मैं क्यों करूँ, मैं वाई, वाह, लेट इट बी। सही है। जाने दें, जो कह रहा है उसे मान लें चुप करके। देखिए, मैं कहाँ इन्वेस्टिगेट कहाँ करूँगा, अगर मैंने उससे बिजनेस करना है या मैंने उसको कोई काम देना है यस। तो मैं तब इन्वेस्टिगेट। बाकी सारे केसेस में हमें इग्नोर कर देना चाहिए। वो कोई कहता है कि मैं ये हूँ, मैं बिल्कुल यार आप तो माशाल्लाह इससे भी ज़्यादा हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं है। हाँ आपसे, आप उसको और 2 तारीफें करेंगे, हाँ यार बिल्कुल ठीक है, सही है, हो सकता है वो ठीक ही कह रहा हो। ज़बरदस्त। हमें क्या ज़रूरत है इन्वेस्टिगेट करने की या उसमें जाने की? मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। सर, लास्ट इख्तिताम में चाहूँगा कि आप जो है ना वो यूथ को कोई ऐसा पैगाम दीजिए जो कंटेंट क्रिएशन की तरफ आना चाहती है और है भी, ठीक है, लेकिन वो जो है ना कहीं ना कहीं डगमगाते भी हैं और कहीं ना कहीं जो है वो यार इसमें ना परस्यू करना चाहते हैं। एक चीज़ सिर्फ देखें, जो भी कंटेंट क्रिएशन में आना चाह रहा है ना, वो ये देखें कि यार मेरी एक्सपर्टीज क्या है, क्या मैं इस एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 100 वीडियोस बना सकता हूँ। अच्छा। इफ़ यस, फिर देखें कि क्या मेरी वो वीडियोस लोगों की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करेंगी। अब सो इसलिए करें डेडिकेशन देखने हाँ, के लिए। डेडिकेशन। ठीक है, ठीक है। क्योंकि असल में लोगों के पास कंटेंट खत्म हो जाता है ना। फिर अगर बना सकता हूँ तो फिर ये देखें कि क्या ये वीडियोस लोगों की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करेंगी। खूबसूरत। फिर देखेंगे इससे पहले जो वीडियोस इसी टॉपिक पे बन रही है, क्या मैं उनसे कुछ नया दे रहा हूँ कि नहीं। हर आ पिछली जाए। वीडियो से अगली वीडियो हाँ, अच्छी होनी चाहिए। बस सही आ जाए, फिर सही है। आ जाएं फिर, वो छा जाएं। छा जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू बहुत वेरी टाइम मच। दिया है, थैंक यू बड़ा वेरी मज़ा आया, यकीन करें वो रिलेट कर पाए हम चीज़ों को, तो थैंक यू वेरी मच हुज़ैफा, मुझे भी बड़ा मज़ा आया। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सर, आप लोगों को जो है वो ऐसी शख्सियत से मिलवाते रहेंगे, हमें सपोर्ट करते रहें, और वो जो एंड पे कहते हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर वो कर दीजिएगा। देखिए, ऐसे लोग जो है ना वो हमारी ज़िंदगियों में वैल्यूज़ ऐड कर जाते हैं, कहीं ना कहीं वैसे थोड़ा बहुत बता देते हैं, कहीं ना कहीं 1 घंटा 50 मिनट बैठ के भी बताते हैं। तो आपका एक बार फिर से शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में, लॉ सीरीज़ में या सोलो वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।